हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आज आपके सामने लेकर के आया हूं ये नवंबर 2022 का हमारा ये मॉक टेस्ट पेपर 1। तो हर बार जब भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स होते हैं उनसे पहले आईसीएआई के द्वारा ये मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, एमटीपी बोलते हैं हम इन्हें। और मॉक टेस्ट पेपर का ये आपके साथ आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। हम जो आज डिस्कशन करेंगे इस फाउंडेशन कोर्स के पेपर 2 का, इसमें बातचीत होगी बिजनेस लॉज की, राइट। और बिजनेस लॉज वाला हिस्सा हम करेंगे, इसमें बीसीआर नहीं होगा, करेक्ट। तो केवल बिजनेस लॉज की बातें होंगी। बिजनेस लॉज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम करने जा रहे हैं। और जब आप इसके पैटर्न को देखेंगे, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है। तो जो सेक्शन ए है वो बिजनेस लॉज है और सेक्शन बी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, राइट। बीसीआर और बिजनेस लॉ हो गया। तो जो बिजनेस लॉज है उसमें पहला क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी होता है, ध्यान रखिए। और इसके बाद जो है कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको बचे हुए 5 में से करने होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने 6 क्वेश्चंस आएंगे। इन 6 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन कंपलसरी हो गया, राइट। तो 6 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन कंपलसरी हो गया, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। बचे 5, इनमें से आपको एनी 4, इन 5 में से आपको कोई भी 4 करने हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन में भी मल्टीपल पार्ट्स आते हैं। तो जो मल्टीपल पार्ट्स हैं भैया वो उसी क्वेश्चन का पार्ट है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पार्ट आप एक क्वेश्चन के कर दें, कुछ पार्ट दूसरे क्वेश्चन के कर दें, राइट। तो हम जो इस सेशन में काम करने वाले हैं, इस सेशन में तो पूरा का पूरा बिजनेस लॉ का पेपर डिस्कस होगा। हम कोई इसमें ये ऑप्शंस लेने वाले नहीं है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को किया जाएगा, राइट। तो चलिए शुरुआत की जाए इन क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस में पहला क्या लिखा है, आइए इसे पढ़ लेते हैं। लिखा है, मिस्टर रामलाल बिरला वॉज अ बिग बिजनेसमैन ऑफ पुणे सिटी, हैविंग 2 sons and 1 married daughter. He decided to gift his house to his daughter. For this purpose, he called his lawyer at his house and made a written document for such gift. The lawyer advised him to get the transfer document properly registered, and when they both were going for registration of document, they met with an accident and both of them died. Later, the daughter found the document and claimed the house on the basis of that document. Explain whether she can get house as gift अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही आसान है और इस क्वेश्चन में बातचीत की जा रही है कि जब एक प्रॉपर्टी हमें ट्रांसफर करनी होती है, वो भी विदाउट कंसिडरेशन। डेफिनेटली जब भी गिफ्ट दिया जाता है तो ये विदाउट कंसिडरेशन ही होता है, राइट। ऐसा तो नहीं होता कि दोस्त का गिफ्ट है और बोलते हैं ले भाई ले तेरे लिए गिटार ले आए और ये ले 5,000 का बिल निकाल पैसे, ऐसा तो नहीं होता। तो गिफ्ट दे दिया जाए, वो भी कंप्लीटेड गिफ्ट अगर हो तो वो कंसिडरेशन के बिना भी वैलिड होता है। इट इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में गिफ्ट की बात नहीं आ रही। ये जो सिचुएशन है माय डियर फ्रेंड्स, ये है रिलेटेड लोगों में। गिफ्ट तो किसी को भी दिया जा सकता है, करेक्ट। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये है सबसे पहला पॉइंट जो इस पूरे टॉपिक का था, एक्सेप्शंस में, राइट। तो जब आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशन में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, गिफ्ट के रूप में ही सही, नियर रिलेशन में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो इट इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। शर्त क्या होती है कि ये रिटर्न में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अगर ये सब चीजें मौजूद हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड माना जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट लिखा भी गया, साइन भी किया गया, मगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। तो ये वही पॉइंट है। तो आइए जरा इसका डिस्कशन कर लिया जाए। सेक्शन 25 of Indian Contract Act 1872 provides that
an agreement made without consideration is valid if it is expressed in writing and registered under law for the time being in force। जो भी लॉ इस वक्त चल रहा है रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ, अगर उसमें से रजिस्टर करा लिया जाए लिखने के बाद, तो ये विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाता है, राइट। और इसके लिए शर्त क्या है कि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई हो उन पार्टीज के बीच में जिनके बीच नियर रिलेशन है एक दूसरे का। सो जो पॉइंट्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए वो सारे के सारे यहां पर बता दिए। इन्होंने तो सीधा उठा के लिख दिया, लेकिन आप हमेशा और हमेशा इन सब चीजों को पॉइंट वाइज लिखिए। एक ही लाइन बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। आपको उसे मल्टीपल पॉइंट्स में लिखना है ताकि सामने वाला व्यक्ति जो भी इसे चेक कर रहा है उसको एक एक चीज क्लियर कट नजर आए, राइट। उसे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आपने देखा कि जब मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा तो मुझे वो हर चीज सोचनी पड़ रही है कि लाइन लिखी है कि नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर मैं बात करूं सिर्फ इसकी, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन नियर रिलेशन में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई हो तो ये वैलिड है इवन विदाउट कंसिडरेशन, अगर ये राइटिंग में है, साइंड है और रजिस्टर्ड है। अगर आप इसे इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिख कर आते हैं तो ये हर चीज बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाती है, राइट। तो ये गिफ्ट की बात जो मैंने आपको बताई थी वो इसलिए बताई थी कि गिफ्ट का भी पॉइंट इसी में ही आता है, मगर हमने वो गिफ्ट की बातें यहाँ नहीं लिखनी हमें, क्योंकि पार्टीज आर स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन, तो हमने उसके हिसाब से इसको लिखना है, राइट। तो ये जो वैलिड विदाउट कंसिडरेशन ये गिफ्ट के लिए लिखा था, ये गिफ्ट के लिए ना हो करके ये सेम बात हम इस पॉइंट के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, करेक्ट। आइए जरा इसे आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। अब लिखा है इन अदर वर्ड्स a written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is enforceable even without consideration। ये सेम बात दूसरे शब्दों में घुमा के लिख दी, इस तरह से नहीं करना है हमें, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स बना के कोई पॉइंट नहीं है, या तो उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली दी हो तो एक्सप्लेन भी नहीं किया, वही लाइन आगे पीछे करके दोबारा लिख दी, ये लिखने का तरीका नहीं है। आपको जब लिखना होगा आप बिल्कुल क्लियर कट सारी बातें पॉइंट्स में लिखेंगे। जब ये आपने प्रोविजन लिख लिया, अब ये जो है सबसे पहली बात, ये एक केस स्टडी है, समझे मेरी बात क्या नहीं। दिस इज अ केस स्टडी, 4 मार्क्स की केस स्टडी है। अब 4 मार्क्स की केस स्टडी आएगी तो आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले अगर यही क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता तो क्या लिखते, 4 मार्क्स का आएगा तो क्या लिखेंगे। अभी 6 मार्क्स की बात में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि 4 मार्क्स में क्या लिखना है। तो जो भी सारी की सारी बात अभी मैंने आपको बताई या इन लोगों ने जो ये फर्स्ट पैराग्राफ दिया है, आप इसकी हेडिंग डालेंगे प्रोविजन ऑफ लॉ, कि लॉ इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये है प्रोविजन ऑफ लॉ। ये आपकी इसमें पहली हेडिंग होगी। उसके बाद आपकी जो दूसरी हेडिंग होगी वो दूसरी हेडिंग होगी एनालिसिस एंड डिसीजन। एनालिसिस एंड डिसीजन का मतलब यह हुआ कि आपने इस पूरे के पूरे केस को एनालाइज किया और इस प्रोविजन को अप्लाई करते हुए अपना डिसीजन दिया, राइट। तो ये है एनालिसिस एंड डिसीजन, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये आप क्या करेंगे, इसको कैसे लिखा जाता है ये सुने। प्रोविजन को इस गिवन क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए आपको अपना आंसर देना है, राइट। तो आइए इसे अप्लाई करते हैं और ये सेकेंड हेडिंग के अंदर जो है आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। आइए देख लेते हैं इसे क्या लिखा है इसमें। इन द इंस्टेंट केस द ट्रांसफर ऑफ हाउस मेड बाय मिस्टर रामलाल बिरला ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। कौन कौन, वो खुद और उनकी डॉटर। स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन, अब जाहिर सी बात है भाई पुत्री है तो उनका नियर रिलेशन तो डेफिनेटली साबित हो गया। विद ईच अदर इज रिटन तो है, बट प्रॉब्लम क्या हो गई, द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट रजिस्टर्ड। इट इज नॉट रजिस्टर्ड, हेंस दिस ट्रांसफर इज नॉट एनफोर्सेबल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर उसका एनालिसिस करके अपना जवाब दे सकते हैं। तो इस पूरे सेशन में जो भी यही काम होगा, ये सीधे सीधे आंसर नहीं बताऊंगा,
इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लिखने का तरीका क्या है, वो भी आपको बताऊंगा। ये जो सारे के सारे हैं ये आंसर भी आईसीआई के द्वारा दिए गए सजेस्टेड आंसर ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो इन्होंने लिख दिया वो सारा का सारा बिल्कुल तरीका सही है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं दैट इज मच बेटर देन दिस, ठीक है। उसमें सब कुछ होगा, इसके अलावा बेटर प्रेजेंटेशन होगी बस। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो आया है, आइए जरा उसकी बात कर लें। लिखा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स दैट board of directors can take the loan up to 50 lakh rupees for the company by passing a board resolution। यानी डायरेक्टर्स आपस में ही 50 लाख रुपए तक का लोन तो खुद ही डिसाइड करके ले सकते हैं। अच्छी बात है जी। इन द केस वेयर द लोन अमाउंट इज इन एक्सेस, यानी अगर 50 लाख से ज्यादा का हुआ, इस लिमिट से ज्यादा हुआ, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग। यानी उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप फैसला नहीं ले सकते, उन्हें बाकी सारे के सारे शेयर होल्डर्स को बुलाकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है मिनिमम 3/4 मेजॉरिटी अगर बोलेगी हाँ ये लोन ले लो तो लोन लिया जा सकता है। यानी इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए वो 1 करोड़ का लोन लेना चाहते हैं, तो भाई 50 लाख की तो डायरेक्टर्स की लिमिट है, लेकिन वो चाहते क्या कि 1 करोड़ का लोन ले लें। तो ठीक है भैया, आप अपने आप तो डिसीजन ले नहीं सकते क्योंकि आपकी पावर 50 लाख रुपए तक सीमित है, इससे ज्यादा का लोन आप ले नहीं सकते। अब आप कहो जी 50-50 का 2 बार ले लो, ऐसी बात नहीं होती। उन्होंने एक टोटल लिमिट बताई हुई है कि मान लो इस साल की लिमिट है या जो भी है। अब अर्जेंट नीड है तो उन्होंने मना थोड़ी किया, उन्होंने कहा भाई आ जाओ, अगर 3/4 मेजॉरिटी यानी 75% लोग हमारे जितने भी यहाँ पर मौजूद होंगे, जो भी वोटिंग कर रहे होंगे, अगर वो हाँ बोल देंगे तो ठीक है भाई, हम आपको लोन लेने की इजाजत दे देंगे। अब ड्यू टू अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, दे अप्लाइड फॉर लोन इन अ रेप्यूटेड बैंक फॉर रुपीज 60 lakhs विदाउट पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। यानी जनरल मीटिंग में उन्होंने बाकी सारे के सारे मेंबर्स की तो इजाजत ली नहीं, और उन्होंने कहा जी बड़ा अर्जेंट था, हमारे पास टाइम ही नहीं था, तो इसीलिए हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स gave an undertaking to the bank that special resolution has been passed for such loan। उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी, हाँ जी हाँ हमने तो रेजोल्यूशन पास कर लिया। अब जाहिर सी बात है बैंक वालों ने लोन देते समय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो पढ़े होंगे, उसमें लिखा होगा कि हाँ जी हाँ इनको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने बोला होगा लाओ भी लाओ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन दो। उन्होंने कहा जी रेजोल्यूशन की कॉपी है तो है नहीं अभी, आप एक काम करो, हमने पास कर लिया है, आप हमसे अंडरटेकिंग ले लो। तो उन्होंने खुद ही लिख दिया हाँ जी हमने नेसेसरी रेजोल्यूशन पास कर लिया है, जबकि ऐसा था नहीं। द बैंक ऑन बिलीविंग ऑन सच अंडरटेकिंग लेंड द मनी, उन्होंने वो लोन दे दिया। ऑन डिमांडिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन, कंपनी डिनाइड द पेमेंट एज एक्ट वाज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। बैंक वालों ने जब पैसा मांगा तो कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया कि हम तो नहीं दे रहे जी, हमारा ये जो लोन है ये तो अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है, कंपनी की पावर से ही बाहर है। तो ये कंपनी की पावर से बाहर नहीं था, ये डायरेक्टर्स की पावर से बाहर था। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, डायरेक्टर्स की पावर्स को बताता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स को, जो क्या बताई गई थी 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए की पावर बताई गई थी, और आप आपस में ही डिसाइड कर लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 50 लाख तक का लोन ले लीजिए, उससे ज्यादा आपको लेना है तो जनरल मीटिंग में आपको शेयर होल्डर्स की रजामंदी चाहिए। अब वो ये कह रहे जी अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है, तो कंपनी अल्ट्रा वायर्स कंपनी की पावर से बाहर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। क्योंकि कंपनी की पावर से बाहर होने का मतलब यह है कि वो आपकी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था उसके अंदर आपने कुछ लिख रखा है, यानी ये तो कंपनी की पावर्स तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये सब लायबिलिटी क्लॉज, ये सब देख के पता लगता है उसकी पावर है कि नहीं है, राइट। तो यहां पर आर्टिकल्स में जो लिखा है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर के बाहर का काम था, बट अल्ट्रा वायर्स तो था, ये अल्ट्रा वायर्स द कंपनी ना हो के अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स था। अब सवाल यह आता है कि अगर कंपनी इसकी पेमेंट देने से मना कर दे तो क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे केस में डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल ठहराया जा सकता है, ठीक है।
लेकिन लेकिन इसमें एक और भी बात आएगी, क्या कंपनी का पैसा लौटाना पड़े, कंपनी को ये पैसा लौटाना पड़ेगा, क्या जो बैंकर्स हैं उनको ये पैसा मिलेगा, क्योंकि बैंकर से तो झूठ बोला गया था। बैंकर्स कहेंगे जी हमने तो पता किया था, इन लोगों ने बोला था कि ये देखो अंडरटेकिंग है हमारी, हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी वो तो हमने पास कर लिया है, तो इन्होंने हमसे झूठ बोला, तो हमें क्या पता भाई, हम अंदर आके हर एक शेयर होल्डर से थोड़ी पूछेंगे। तो फिर एक तो ये कहानी थी, उसके बाद जब बैंक वाले ने बोला कि हम अंदर आके थोड़ी इंडोर्स में देखेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स लॉ कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो बाहर वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा उनसे डॉक्यूमेंट मांग लेगा, और डॉक्यूमेंट उन्होंने झूठा दे दिया, अब वो अंदर जाके थोड़ी देखने के लिए जो है उसकी लायबिलिटी है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है और कंपनी के अगेंस्ट ही होता है, यानी कंपनी वालों को ये पैसा देना पड़ेगा। कंपनी वाले इंटर्न क्या करेंगे, कंपनी वाले इंटर्न ये सारा का सारा पैसा डायरेक्टर से लेंगे। राइट, समझे या नहीं समझे? तो आइए जरा इसको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, फिर से वही, ये एक केस स्टडी है तो हमें सबसे पहले प्रोविजन ऑफ लॉ लिखना पड़ेगा, ये हेडिंग प्रोविजन ऑफ लॉ की ही है। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी आर प्रिज्यूम्ड टू हैव रेड एंड रजिस्टर्ड द डॉक्यूमेंट। ये तो बात हम बोलते हैं कि बाहर वाले लोगों को भैया पढ़ के आना चाहिए, और बिल्कुल पढ़ के आए वो, उन्होंने बोला भी लाओ भाई अंडरटेकिंग दो, रिटर्न में दिखाओ। Persons dealing with the company are presumed to have read the registered document and to see that proposed dealing is not inconsistent therewith. But they are not bound to do more. They are not required to inquire into the internal proceedings. They need not inquire into the regularity of internal proceedings as required by M&A. एज रिक्वायर्ड बाय M&A, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, ठीक है ना, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, इन्होंने कुछ M&A लिख दिया तो MOA से पता चल जाता भाई, ठीक है, उन्होंने आर्टिकल्स भी देख लिया, उसको पता भी लग गया कि हाँ जी इनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, उन्होंने उसका एक रिटर्न अंडरटेकिंग भी दे दी। दिस वॉज ऑल्सो इन द केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड। ये वाला इस तरीके से आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती, राइट, ये एक जो केस का नाम है ये सबसे एंड में डिसाइडेड केस लॉ के रूप में लिखा जाएगा, यहां लिखने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यहां सबसे पहले आपने इंडोर मैनेजमेंट का प्रोविजन बताया, अब ये कितने मार्क्स का ये चेक करना पड़ेगा, ये 4 मार्क्स का ही है, ठीक है ना, तो इसीलिए प्रोविजन ऑफ लॉ सबसे पहले ये लिख दिया जाएगा, और इसमें 3 नंबर पर लिखा जाएगा डिसाइडेड केस लॉ। क्या लिखा जाएगा, डिसाइडेड केस लॉ या रिलेटेड केस लॉ, ठीक है, ये सबसे एंड में नाम आएगा। अब बीच में जो सेकंड पॉइंट में आना चाहिए वो क्या आएगा, वो आएगा एनालिसिस एंड डिसीजन। तो हम क्या करने वाले हैं यहां पर, हम क्या करने वाले हैं, इधर हमने क्या कर दिया, इधर हमने अप्लाई कर दिया एनालिसिस एंड डिसीजन। किस तरीके से, सबसे पहला काम हमने उस प्रोविजन को देखा और प्रोविजन को यहां पर हमने अप्लाई कर डाला। ध्यान से देखेंगे इसे, लिखा है इन द इंस्टेंट केस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ XYZ लिमिटेड हैव टेकन लोन फ्रॉम रिप्यूटेड, ये गलत लिख दिया, फॉर बी 60 lakhs, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने थोड़ी लिया लोन, ये गलत लिख दिया। तो लिखना क्या है, XYZ Private Limited have taken loan from reputed bank for rupees 60 lakhs by passing a board resolution, while special resolution was necessary for such amount. Board of Directors gave undertaking to the bank, उन्होंने खुद ही लिख के दे दिया, that special resolution has been passed for such loan. The bank believing on such undertaking lends the money. अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो facts of the case है वो यहां बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, right? On the basis of the provisions of doctrine of indoor management, the bank can claim the amount of his loan
फ्रॉम द कंपनी। क्यों क्लेम कर सकते हैं? द बैंक कैन बिलीव ऑन द अंडरटेकिंग गिवन बाय द बोर्ड एंड नो नीड टू इंक्वायर फर्दर। इन्होंने अच्छी तरह नहीं लिखा और बेहतर तरीके से लिखना चाहिए था। ये लिखना चाहिए था कि बैंक वालों ने यहां पर उन पर बिलीव कर लिया एंड दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर फर्दर इनटू द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी। दे आर नॉट रिक्वायर्ड, ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, दे नीड नॉट इंक्वायर into the regularity of internal proceedings of the company, right? This is how doctrine of indoor management is applied। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो जब कोई बैंक बाहर से लोन दे रहा है तो उसको अंदर जाके सारी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। इट वॉज सफिशिएंट कि उन्होंने क्या पढ़े हों, उन्होंने एमओए और एओए दोनों पढ़े हों और वो उसके हिसाब से उसकी डिमांड कर रहे हो। सामने वाले ने अगर झूठ बोल दिया तो भाई हम क्या करें, उसने हमें जो अंडरटेकिंग दे दी हम तो उसी पर विश्वास करेंगे, राइट? अल्टीमेटली यहाँ पर कंपनी भी क्या करेगी, जो एडिशनल अमाउंट है उसके लिए डायरेक्टर्स की लायबिलिटी को ठहरा देगी। जी आपकी लायबिलिटी है, आप ही ने ये गलत काम किया है। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स का, दोबारा से आया। लिखा है नेमो डैट कोड नॉन हैबिट दैट नन कैन गिव और ट्रांसफर व्हाट ही डजंट हिमसेल्फ ओन। यानी जिसके पास खुद ही वो चीज है नहीं तो वो दूसरे को क्या देगा। अगर आपके पास वो ताकत ही नहीं है कुछ देने की तो दोगे क्या? आपकी ओनरशिप ही नहीं है तो किसी और के नाम का ट्रांसफर कैसे कर दोगे? एक्सप्लेन द रूल and the cases in which this rule does not apply under the provisions of Sale of Goods Act 1930। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, लेकिन इसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट कि रूल को एक्सप्लेन करने के बाद अगले जो केसेस हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो बजाय सारे के सारे लिखने के आप 4 मेन केस उठाकर उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करिए, क्योंकि शब्द लिखा है स्टेट, ठीक है, स्टेट का मतलब होता है केवल नाम दे देना, राइट? तो स्टेट का मतलब है केवल नाम दे देना, बजाय इसके कि हम सारे के सारे प्रोविजन पूरे लिखें, 4 पहले वाले एक्सप्लेन करके बाकी सबके नाम लिखाना फॉर द सेफ्टी सेक। हालांकि कई बार क्या होता है कि इसमें स्टेट का मतलब होता है खाली नाम ही लिखो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई हमारे सामने वाले चेक करने वाले कैसे सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप इनमें से कोई 4 पॉइंट्स अपना एक्सप्लेन कर दीजिएगा जैसे नॉर्मल करेंगे, बाकी सबकी एक एक लाइन में जो नाम लिखने हैं बस वो लिखाना, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत बड़ा है। जैसे एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूं तो वो एक्सेप्शन कहता क्या है भाई, वैसे तो रूल क्या है, नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही डजंट हैव, राइट? नेमो डैट कोड नॉन हैबिट। लेकिन उसकी एक्सेप्शंस क्या कहती है, देयर आर सर्टेन केसेस वेयर इवन अ नॉन ओनर कैन ट्रांसफर द गुड्स, ट्रांसफर द ओनरशिप इन गुड्स, राइट? तो नॉन ओनर भी, ओनर ना होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति उन गुड्स की ओनरशिप किसी और व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर सकता है। वो कब कर पाएगा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे, लेकिन उनमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम यहां पर लिख के आएंगे केवल कितने, 4 डिटेल में लिख के आ जाएंगे और बाकी सबके नाम। तो पहले है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, ये सारी की सारी प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप को बताता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल ने, मान लीजिए दिल्ली का प्रिंसिपल है और उसने मुंबई के एक व्यक्ति को अपना एजेंट बना दिया और उसे कहा कि तुम मेरे बिहाफ पर ये सामान बेचो, मैं तुम्हें ये सामान भेजूंगा और तुम मेरे बिहाफ पर मुंबई में से बेचना, बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे में से तुम अपने खर्चे और कमीशन काट के बचा हुआ पैसा मुझे भेज देना। यानी वो व्यक्ति इसका एम्प्लॉय नहीं है, वो एक तरह से इसी के बिहाफ पर सामान बेच रहा है। अब क्योंकि प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी उसे ट्रांसफर कर दी है उन गुड्स के लिए, उस काम के लिए, इसीलिए वो जो एजेंट है, even if he is not the owner of the goods, he still has a right to sell those goods on behalf of his principal। तो जब भी कोई प्रिंसिपल इस तरीके से गुड्स को ट्रांसफर करता है वो केवल और केवल उसका पोजेशन ट्रांसफर कर रहा है, वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा।
तो केवल और केवल गुड्स को डिलीवर किया, पोजेशन ट्रांसफर किया, बट ओनरशिप वाज नॉट ट्रांसफर्ड टू हिम। इसीलिए हम कहते हैं कि मर्केंटाइल एजेंट इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। स्टिल ही कैन सेल दोज गुड्स टू एनी थर्ड पार्टी because he has got the authority from the principal, the owner of the goods, right? आइए पढ़ लेते हैं। ऐसे लिखा है, सेल मेड बाय अ मर्केंटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, क्योंकि आप गुड्स को जब बेचते हैं तो डायरेक्टली भी बेच सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक और तरीका है कि आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लॉरी रिसीट है और आपका सामान मान लीजिए गुजरात से दिल्ली में आ रहा है, दिल्ली में आपका सामान आ रहा है, तो अभी दिल्ली में ही आपके पास एक कोई बायर आ गया, वो कहता है जी मुझे जो है मुझे इतना सामान चाहिए। हमने कहा अरे हमारा तो पूरा ट्रक यही आ रहा है, आपको भी इतना ही सामान चाहिए। तो कहता है कोई बात नहीं, फिर आप ये सामान जब आएगा तो मुझे दे दो। हमने कहा भाई ऐसा ठीक है, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, लेकिन अगर आप जल्दी लेना चाहो तो जल्दी भी ले सकते हो। उसने पूछा कैसे? हमने कहा देखो भाई सामान यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से तुम अपना ट्रक लेके आओगे, उसे इतनी दूर लेके जाओगे, और तुम्हारा जो तुम्हारी डेस्टिनेशन है जहाँ लेकर जाना है वो तो हमारे और गुजरात के रास्ते में ही पड़ती है। तो तुम एक काम करो, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये लॉरी रिसीट, ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है मैं तुम्हें दे देता हूँ, बेच देता हूँ, तुम पैसे दे दो मुझे अभी, और जाके रास्ते में ही उनका जो ऑफिस आएगा वहीं पर रुकवा के सामान अपने पास ले जाना, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा। तो अगर दो पार्टीज के बीच में इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसका मतलब यहां पर भी बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेल की जा सकती है। तो गुड्स को बेचने के लिए अगर आपके सामने गुड्स है तो आप गुड्स को ही बेच सकते हो, इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू भी बेच सकते हो, राइट? तो इसके थ्रू वो गुड टाइटल थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करेगा। अब मान लीजिए यही काम हमारा एजेंट कर देता है, ठीक है? हमने दिल्ली से मुंबई में सामान भेजा और रास्ते में मध्य प्रदेश पड़ता है, उधर से एक मध्य प्रदेश का जो बायर है उसने उस बायर से बात की, उस हमारे एजेंट से बात की। उसने कहा ठीक है, चिंता वाली बात ही नहीं है, इससे अच्छा कि वो सामान यहाँ आए, फिर आप लेके जाओगे, आपका खर्चा बचाने के लिए मैं आपको क्या दे देता हूँ, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देता हूँ, आप रास्ते में रुकवा लेना, डिटेल्स हम भेज देंगे। हम वहां पर अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर देंगे ट्रांसपोर्टर को। तो एक तरह से उसने सामान कैसे भेज दिया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू। लेकिन ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होनी चाहिए? या तो उसके पास उसका कोई कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि ये लॉरी रिसीट, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसका कंट्रोल है, या गुड्स उसके हाथ में हो, या तो डॉक्यूमेंट्स हाथ में हो या गुड्स हाथ में हो। सो पहला क्या चाहिए, गुड्स उसके हाथ में हो, पोजेशन में हो, या फिर डॉक्यूमेंट्स हो। किसके कंसेंट के साथ? ओनर के कंसेंट के साथ, यानी प्रिंसिपल के कंसेंट के साथ। उसके पास गुड्स है तभी बेच पाया, और गुड्स को बेचना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसका यही काम है। वो ये सब काम अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है एज मर्केंटाइल एजेंट। एंड इफ द बायर हैड एक्टेड ऑन गुड फेथ, बायर ने भी सामान लिया यही सोच के कि हाँ भाई ठीक है, मैं पैसे दूंगा, मुझे सामान मिल जाएगा, एंड हैज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। इसका मतलब क्या होता है कि उसको ये पता ही नहीं था कि ये ओनर है या नहीं है। उसने तो ठीक है, इसके पास लॉरी रिसीट है या गुड्स है तो यही ओनर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसको ध्यान क्या देना पड़ता है कि ये सामान इसके पास है और वो गुड फेथ में बायर खरीद रहा है। बायर गुड फेथ में जब खरीदता है तो इसका मतलब यहां पर ये होता है कि वो कहीं से प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे, राइट? ये सब चीज़ें मैंने अपनी क्लास में बताई हैं, उसके लिए एक बड़ा सा एग्जाम्पल भी है, लेकिन फिलहाल यही लिख के आ जाइए आप, राइट? आगे चलते हैं। मर्केंटाइल एजेंट मीन्स एन एजेंट। ये कौन है? जो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सामान बेचेगा। ये लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये हमें ये मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन लिखी है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। इसको लिखे बिना आप काम चला सकते हैं, ठीक है ना? ये गुड फेथ में क्यों लिखा है? इसमें बैड फेथ में अगर होगा तो ऐसे केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, यहां पर ये बोलना है इसका मतलब, ठीक है? बैड फेथ में कैसे ट्रांसफर होता है, अब इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट? वो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में अपनी बताया हुआ है, जिसके अंदर उसने अपने दोस्त के साथ मिलके, वाला एग्जाम्पल याद करो, उसी मर्केंटाइल एजेंट ने दोस्त के साथ मिलके डीलिंग कर ली थी कि मुझे कोई डेल क्रेडिटर कमीशन तो अलाउड है नहीं, तो तुम इसे खरीद लो और फिर बाद में तुम भाग जाना
और पैसे मत देना, इसका लॉस जो है वो कौन बेयर करेगा, प्रिंसिपल बेयर करेगा, और हम इन गुड्स को आधा आधा बांट लेंगे। वो सारा वाला जो एग्जाम्पल बताया था वो सब यहाँ पर अप्लाई होता है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन हियर। वो केवल गुड फेथ और बैड फेथ में डिफरेंस बताने के लिए बताया था, राइट। सो दैट इज नॉट नीडेड हियर। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है वो अपनी क्लासेस में से जाके, अपने नोट्स में से जाके वो पूरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइट। और बाकी किसी और को फिलहाल वो अभी सोचने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है उनके लिए। अच्छा, इससे अगला पॉइंट ये था कि अगर दो जॉइंट ओनर से मिलकर प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उन्होंने, मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था कि दो दोस्तों ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी, और जैसे गोल्ड खरीद लिया 10 लाख रुपए का, और एक ही व्यक्ति के पास रखवा दिया। अब 5 लाख का गोल्ड ए का है, 5 लाख का बी का है। ए ने सारा गोल्ड बी के पास रखवा दिया, और बी से कहा भाई तुम्हें कोई बढ़िया बायर मिले तो इसे बेच देना, जो प्रॉफिट आएगा हम आधा बांट लेंगे। तो अगर मान लो किसी भी चीज के सेवरल जॉइंट ओनर्स हैं और उनमें से कुछ ओनर्स ने अपनी ओनरशिप की चीज अपनी परमिशन देकर दूसरे के पास रख दी और कहा कि तुम इसे बेचो, तो हालांकि वो इस चीज का ओनर नहीं है जिसके पास सामान रखवाया, फिर भी अगर वो इसकी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर करेगा टू एनी पर्सन हु बाइज इन गुड फेथ, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हालांकि वो 5 लाख के गोल्ड का तो ओनर था मिस्टर बी, लेकिन 5 लाख के गोल्ड का तो ओनर मिस्टर ए था, राइट। तो वो जो एग्जाम्पल बताया था वो सेम यहाँ अप्लाई होता है, वो लिखना पड़ेगा आपको। फिर सेल अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बताया था। ये एग्जाम्पल मैंने कई बार क्लास में एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर एक पर्सन ने फ्रॉड करके एक प्रॉपर्टी ले ली, और इससे पहले कि एग्रीव्ड पार्टी उसके खिलाफ केस दायर करती, उस बेनिफिटेड पार्टी ने, जो डिफ्रॉडिंग पर्सन था, उसने वही प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बेच दी। और क्या के बेच दी कि भाई मैं ही उसका ओनर हूं, और कोई बात ही नहीं हुई। और सामने वाली पार्टी इनोसेंट पार्टी है, उसने खरीद भी लिया। तो जब एक बार ओनरशिप उसकी ट्रांसफर हो गई, तो अब ये जो एग्रीव्ड पार्टी है, अगर वो केस फाइल करने में लेट हो जाती है तो वो गुड्स को नहीं ले सकता। वो ओनरशिप ट्रांसफर जो किया गया वैलिड माना जाएगा, इवन इफ वो जो प्रॉपर्टी ली गई थी वो धोखे से ली गई थी। लेकिन अब एग्रीव्ड पार्टी क्या करे? क्या एग्रीव्ड पार्टी का सारा सामान चला गया, नुकसान हो गया? नो। भले उसको वो सामान वापस नहीं मिलेगा, लेकिन वो डैमेजेस क्लेम कर पाएगा। किससे? उस पार्टी से जिसने उसके साथ फ्रॉड किया था, राइट। तो बायर जो भी है, अगर वो गुड्स खरीद लेता है सेलर से और गुड फेथ में खरीदता है, ये सोच के कि बेचने वाले के पास ओनरशिप उसकी है, लेकिन उसने जो इस गुड्स को अपने कंट्रोल में लिया था वो था ऑन द ग्राउंड ऑफ कोअर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और अंडर इन्फ्लुएंस, यानी वॉइडेबल था। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड कर भी देता है, बाद में करता है, डिले करता है, तो ऐसे केस में सेल से पहले तो रिसिंड उसने किया नहीं, इसीलिए गुड्स वापस नहीं होंगी और सेल वैलिड मान ली जाएगी। फिर से आपको बता दूं कि आपको अगर केस फाइल करना है विद इन रीजनेबल टाइम करना है। अगर आप इस केस में केस फाइल नहीं करते एज अग्रीड पार्टी, तो जिस पार्टी ने धोखे से आपका सामान लिया वो आगे किसी को बेच देता है, तो वही वैलिड ओनरशिप का ट्रांसफर माना जाता है। ठीक है, वो वैलिड ओनरशिप का ट्रांसफर माना जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो एग्रीड पार्टी अगर वो डिले किया भी उसने, तो उसके लिए फिर उसको गुड्स मिलने की बजाय पैसा मिल जाएगा, डैमेजेस मिल जाएंगे, राइट। तो 3 चीजें हो गई। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि हम किस तरीके से बचे हुए सारे के सारे लिखे। तो मैंने आपको बता दिया कि 4 पॉइंट्स डिटेल में लिखिए, बाकी सबके नाम लिख दो, दैट्स मोर देन इनफ। मैक्सिमम 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको 6 चीजें भी याद हैं, इवन इन दैट केस इट इज वैलिड, आई मीन पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। So sale by one person who has already sold the goods but continues in the possession thereof. अब ये वाला भी एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति ने गुड्स बेच दी, उसका इनवॉइस इशू कर दिया, लेकिन उसकी डिलीवरी 4 दिन बाद करनी है। अब 4 दिन बाद डिलीवरी करनी है मान लो, तो उसी बीच मान लीजिए एक और व्यक्ति आ गया। मान लो मैंने ही कुछ सामान आपको बेच दिया और आपने कहा ठीक है जी ये लो पैसे, या थोड़ा एडवांस दे दिया और मैंने पूरा इनवॉइस आपके नाम इशू कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। आपने कहा डिलीवरी 4 दिन बाद भेज देना, मैंने कहा ठीक है जी जाओ। बचा हुआ पैसा उसने कहा ऑन डिलीवरी दे दूंगा, मैंने कहा डन। अब वही मशीन मेरे पास रखी हुई है शॉप पे, उसी शाम एक और व्यक्ति आया। अब वो फिलहाल एक ही है मेरे पास, उसने कहा जी मुझे तो अभी चाहिए, कैश सारा ले लो, पैसा दे दो। अब ये वही मशीन थी जो मैं ऑलरेडी आपको बेच चुका हूं, लेकिन नया बंदा कोई आया और कहता जी मुझे तो अभी यही सामान चाहिए। अब मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, सामने वाली पार्टी को तो, यानी तुम्हें तो मुझे 4 दिन बाद देना है, आज इसको बेच के फटाफट पैसा ले लेते हैं। तो मैंने वो सामान जो तुम्हें बेच दिया था, वही सेम चीज
जो तुम्हें डिलीवर करनी थी वो उठा के किसी और को बेच दी और उससे पैसा ले लिया। अब देखा जाए तो इनवॉइस तुम्हारे नाम इश्यू हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने वो तुम्हारी ओनरशिप की चीज उस व्यक्ति को बेच दी। अब यहां पर क्या ये सेल वैलिड मानी जाएगी? द आंसर इज यस, ये सेल वैलिड मानी जाएगी। शर्त ये है कि ऐसा ही सामान बिल्कुल वो मैं तुम्हें पहुंचाऊं। जो डिलीवरी का टाइम तुमने दिया है 4 दिन के अंदर अंदर मुझे वो सामान तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा। अब अगर ऐसे सिचुएशन में ये है कि इसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस ये फ्रॉड कहलाएगा, राइट। तो इसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होना चाहिए। मान लो ये एक कोई एंटीक पेंटिंग होती, एक बहुत ही एंटीक पेंटिंग थी और वो एक ही है दुनिया में, और अगर वही आपको बेचने के बाद सामान आपको बेच दिया और आपको डिलीवरी 4 दिन बाद करनी है और वही सामान किसी और को भी बेच दूं तो ये फ्रॉड होगा। यहां पर वो पॉइंट अप्लाई नहीं हो रहा, यहां पर ये पॉइंट अप्लाई हो रहा है जिसमें उस चीज का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। सो यही चीज हमने एक्सप्लेन करनी है। इफ अ पर्सन हैज सोल्ड सम गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी इन द पोजीशन ऑफ देम, मेरे पास थी मशीन वो, और द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू देम, या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है मेरे पास, ही मे सेल देम टू अ थर्ड पर्सन को बेच दिया मैंने, and if such person obtains the delivery thereof in good faith without notice of previous sale, उसको क्या पता कि मैंने किसी और को आपको बेच दिया था सामान, उसको नहीं पता, उसको गुड टाइटल मिलेगा। although the property in goods was already transferred to the first buyer, यानी आपको तो पहले उसे ट्रांसफर कर चुका था मैं, फिर भी ये वैलिड माना जाएगा उस बशर्ते मैं आपको सेम चीज बाद में ला कर दूं, ठीक है ना। तो ये अगर मैं प्लेज भी कर देता हूं, इवन इन दैट केस इट इज वैलिड, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 पॉइंट होगा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पॉइंट्स हैं। फिर लिखा जी सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। अब इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था, शर्मा जी की कार वाला एग्जांपल, जो वकील खुराना ले गया था और क्या बोला था कि भाई ये कार मैं जो है अभी 2 दिन के ट्रायल पर ले रहा हूँ, और अभी 1 दिन का ट्रायल भी नहीं हुआ था, उसे रास्ते में कोई और मिल गया, उसे मिल गए खुराना जी को मिल गए कौन? वर्मा जी ने कहा अरे ये तो भाई बड़ी बढ़िया कार है, कितने बेचोगे? अब शर्मा जी ने वो कार जो बेची थी, मान लो 4 लाख की बेची थी, उन्होंने कहा जी 5 लाख मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा ठीक है डन। अभी तो वकील खुराना क्या कर रहे थे, वो तो केवल अभी टेस्ट राइड ले रहे थे, 2 दिन के लिए टेस्टिंग पर थी, ओनरशिप उनके नाम ट्रांसफर भी नहीं हुई थी, गुड्स लेकिन उनके हाथ में थी, उन्होंने फिर भी बेच दिया। ये भी वैलिड टाइटल ट्रांसफर माना जाएगा, बशर्ते वकील खुराना क्या करे, वर्मा जी से पैसे लेकर शर्मा जी को जाके बोले ठीक है लाओ 5 लाख दो, इधर से 4 लाख 5 में से निकाले और 1 लाख रुपए अपनी जेब में रखा, 4 लाख रुपए जाके शर्मा जी को दे दिए। सो दिस इज ऑल्सो वैलिड, राइट। तो यही सेम कहानी यहाँ पर सारी की सारी बताई है। व्हेन अ बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, बायर यानी वकील खुराना, सेलर कौन? शर्मा जी, obtains possession of the goods, वो कार ले गए, before the property in the goods has passed to him, यानी खुराना जी के नाम अभी प्रॉपर्टी पास तो हुई नहीं थी, ओनरशिप उनके नाम ट्रांसफर तो हुई नहीं थी। he may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to the third person, उन्होंने थर्ड पर्सन को वो बेच भी दिया, वर्मा जी को बेच भी दी गाड़ी। and if such person obtains delivery of the goods in good faith without notice of the fact कि इसके असली ओनर तो शर्मा जी थे, तब भी वैलिड सेल मानी जाएगी क्योंकि गुड फेथ में उन्होंने लिया, ठीक बात है कि नहीं। और बाद में वो क्या करेंगे, बाद में वो वकील खुराना यहीं से 5 लाख लिए, 4 लाख जाके शर्मा जी को देंगे, हिसाब साफ, ठीक बात है कि नहीं। ये ओनरशिप भी वैलिड ट्रांसफर मानी जाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, पूरा का पूरा पॉइंट ही, पूरा का पूरा टॉपिक ही एक्सप्लेन हो गया। हालांकि जो अपनी क्लासेस में आपको मालूम है कि मैं पूरे के पूरे फ्लो चार्ट्स बना के एक्सप्लेन करता हूँ, एंड यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। उसके अंदर एक एक चीज़ का पिक्चर बनाई जाती है और तब वो हम उसे करते हैं। उसके अलावा ये अदर पॉइंट्स हमारे सामने, सेल बाय अनपेड सेलर, ये सब एक्सप्लेन आपको किए हुए हैं। सेल अंडर अदर प्रोविजंस, जैसे ऑफिशियल रिसीवर का एग्जांपल बताया था, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का बताया था। अब ये जो है अदर एक्ट्स है, यानी एक चीज़ आ रही है कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ रही है, दूसरी कहीं और से आ रही है। सो ये सब बातें आप लिख सकते हैं, नाम लिख दोगे तो भी चलेगा। अच्छा, इन्होंने भी लिख दिया स्टूडेंट्स कैन राइट एनी 4 पॉइंट्स, लेकिन 6 नंबर का आएगा तो भैया 6 पॉइंट लिख देना, 4 में आएगा तो 4 लिखने के बाद बाकियों के नाम जरूर लिख दीजिएगा। दैट्स माय एडवाइस। चलिए, ये सारा का सारा हमारा पहले क्वेश्चन का काम कंप्लीट हुआ। हमने न सिर्फ
क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा, बल्कि उसको कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दैट वी हैव डिस्कस्ड। उसके मीनिंग को भी हमने अच्छी तरह से देखा। तो चलिए अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब लिखा जी, अ कुली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए to be carried out of the railway station without being asked by A and A allows him to do so। अब ऐसे ही कुछ आपने देखा भी होगा कि जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जैसे ही आपने ट्रेन से सामान उतारा ही था कि कुली ने अपने सिर पर रखना शुरू कर दिया, बाहों में डालना शुरू कर दिया और सब कंधे पर उठाना शुरू कर दिया। आपने भी कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, हमने तो जाना ही है। कुली ने सामान उठाना शुरू किया, आपने कहा चलो भैया चलो। आपने बोला शब्द मान लीजिए, तो आपने अपनी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस दे दी। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग कभी सामान खुद उठाते ही नहीं, उन्हें पता ही है कुली आएगा उठाएगा। तो जैसे ही वो सामान आया, एक कुली आ गया और मिस्टर ने देखा ठीक है उठा रहा है, उठाने तो बोले कुछ नहीं। अगर वो चुप भी है, इसका मतलब उनका ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। माय डियर फ्रेंड, यही बन गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जब वो आया तो उसने कुछ वर्ड्स नहीं बोले, उसने सीधा एक्शन किया और शर्मा मिस्टर ए ने भी एक्शन ही किया, उसे अलाउ कर दिया कि ठीक है भैया उठाओ। इसीलिए क्या बन गया, ये बन गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए मस्ट पे फॉर द सर्विसेज। यानी बाद में अगर मान लीजिए कि वो पैसा देने से मना करे, एक है भाई मैंने तुमसे थोड़ी कहा था कि सामान उठाओ, तुम तो आए, तुमने उठाया, हमने सोचा भाई कि आप अपने शहर में आने वालों की इसी तरह से आओ भगत करते हो भाई। अब ऐसा थोड़ी है भाई, उसका तो काम है। तो इस केस में पैसा देना होगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, राइट। यहां पर एक इम्प्लाइड है ये। मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय लॉ, लॉ इम्प्लाई कर रहा है, और बाय एक्शन या फिर एक्शन अप्लाई करेगा। Section 9 of the Act contemplates that such implied contracts, when it lays down that insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, ये कहलाएगा कि promise implied था। यानी if any promise or acceptance is made otherwise than by words either spoken or written, यानी जिसमें कोई words शामिल नहीं थे, ना लिखे हुए ना बोले गए, ऐसे केस में action से काम हुआ। और इसीलिए आप क्या बोलेंगे? इसीलिए आप बोलेंगे कि ये एक कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक्शन से काम हुआ, और इसीलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाएगा, राइट। तो ये एक क्वेश्चन था। अब इसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर। अब वाई टू द ट्रू ओनर ये रिटर्न करना पड़ेगा, ये भी इम्प्लाइड बाय लॉ है। ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है उसमें। उनमें से एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, और उसके ऑब्लिगेशन की बात की जाती है कि अगर आप कहीं पर भी आपको किसी का खोया हुआ सामान मिलता है तो अब आपको वही सामान ले जा करके ओरिजिनल ओनर तक पहुंचाना होगा, और अगर आपने इसे नहीं पहुंचाया तो भैया ये फिर आपकी ड्यूटी थी ये काम करना। तो ये तो आपकी ड्यूटी थी, आपको ये करना ही चाहिए था, राइट। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो, अगर आपने ये काम न किया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बोलिए जल्दी जल्दी। तो फिर अगर मान लीजिए आप पकड़े गए तो आप एक तरह से चोरी माने जाओगे, क्योंकि आपका ऑब्लिगेशन था रिटर्न करना। अच्छा, मान लीजिए उस फाइंडर ने रिटर्न कर दिया, लेकिन उस ओरिजिनल ओनर तक पहुंचने के, उसे ढूंढने के खर्चे भी हो गए, तो जो वैलिड एक्सपेंसेस है अब उसकी ड्यूटी बन गई, उस ट्रू ओनर की ड्यूटी बन गई कि वो आपके वैलिड खर्चे भी दे, फाइंडर के वैलिड खर्चे, रीजनेबल खर्चे भी दे, और अगर उसने कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर किया हुआ था तो वो रिवॉर्ड भी दे। अब हालांकि यहां पर देखा जाए तो दो पार्टीज के बीच में कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी दो लोगों में बातचीत हुई और फिर एक ने काम किया। नो, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्प्लाइड बाय लॉ, एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी। और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी क्या बोलता है? दैट नो वन शुड गेट एनरिच्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। ये बात आपको लिखनी होगी यहां पर, तभी मार्क्स मिलेंगे। सो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज नॉट द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो पार्टीज ने अपने एंटर किया अपनी इच्छा से, बट इट रिजेंबल्स द कॉन्ट्रैक्ट, उनके जैसा लगता है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ,
तो सर्कमस्टांसेस है, वहां पर इसे क्रिएट किया जाता है। द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि रियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। Such obligations are known as quasi contract. इन्हीं को quasi contract बोलते हैं. In other words, it is a contract in which there is no intention on the part of the party to make any contract, but law उनके सिर पर ये impose कर देता है कि आपके ये क्या होते हैं, आपके ये obligations होते हैं। चलिए अगला पॉइंट आ गया, a contract with B, owner of the factory, for supply of 10 tons of sugar, but before the supply is affected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. तो भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उस समय जब किया था वैलिड था, लेकिन बाद में अनफोर्सीन और अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस के कारण अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाता है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, यानी वो पहले वैलिड था बट अब उसकी एनफोर्सिबिलिटी समाप्त हो गई। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable by law। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट enforceable न रह जाए तो इसी तरह से किया जाता है, उसकी enforceability सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। Thus a void contract is one which cannot be enforced by court of law। उसे enforce नहीं करवाया जा सकता। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो ये लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन अब यहां पर आ गया, और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। और क्वेश्चन में लिखा क्या है? टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। तो अगर आपसे कमेंट करने पर बोला जाए तो आंसर होगा जी कि ये स्टेटमेंट गलत है। कारण ये कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। लॉ कहता है जी कंसिडरेशन का होना जरूरी है किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, भले वो इनएडिक्वेट क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपने एक 5000 की जीन्स ली, जो सेम एग्जांपल मैंने अपनी क्लास में दिया था। आपने 5000 की जीन्स ली और आपके दोस्त को आपने दिखाई, उसने कहा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया जीन्स है भाई, ये मुझे देते। और आपने अपने दोस्त को अगर अपना खुशी से, अपनी फ्री विल से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के वही सेम जीन्स 500 रुपए में बेच दी। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमें यहाँ सोचने वाली होगी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं है जहां पर कोई जबरदस्ती काम किया गया हो। लेकिन 5000 की जीन्स 500 में अगर दी गई तो 500 रुपए एक इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भले ही है, लेकिन लॉ की नजरों में उस 500 रुपए की कीमत है। तो कोर्ट का कहना यह होता है कि भाई ठीक है, कोर्ट इस चीज में नहीं जाएगा कि आपको पैसा कम मिला या ज्यादा, ये दोनों पार्टीज आपस में राजी हो जाए। लेकिन कोर्ट इस बात को जरूर चेक करेगा कि पार्टी गेटिंग लेसर कंसिडरेशन मस्ट हैव फ्री कंसेंट। उसका कंसेंट वो पूरी तरह से फ्री होना चाहिए, फ्री विल होनी चाहिए। आइए जरा इसे पढ़ लेते हैं। द लॉ प्रोवाइड्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन so long as the consideration exists. The courts are not concerned with its adequacy provided it is of some value। लॉ की नजरों में उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। करेक्ट। The adequacy of the consideration is for the parties to consider। पार्टीज अपने आपस में डिसाइड करें कि भैया कंसिडरेशन कितनी होनी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट। आप आपस में डिसाइड कर लो भैया, आपको अगर आप सारे राजी हो तो हमें इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नॉट फॉर द कोर्ट व्हेन इट इज सॉट टू बी एनफोर्स्ड। कोर्ट के लिए ये उस समय जो है एनफोर्स जब करवाओगे आप इसे, तो कोर्ट का ये डिसीजन नहीं है। कोर्ट बस ये देखेगा कि फ्री विल थी या नहीं। So consideration must however be something to which the law attaches value। लॉ की नजरों में उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, though it need not be equivalent in the value of the promise made। तो भाई आप जो भी है, आपकी आपस में जो भी अंडरस्टैंडिंग है, कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। कोर्ट देखेगा फ्री विल है या नहीं है। आगे लिखा जी an agreement to which the consent of the promisor is freely given। This is very very important। It is not valid, not void merely because the consideration is inadequate। inadequate है खाली इस कारण से आप उसे void नहीं कह सकते। it is not void यानी ये valid है। but inadequacy of the consideration may be taken into the account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given or not।
तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है समाप्त। फ्रीली गिवन होना चाहिए, ये बात हमने देखी। और अब अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे स्मॉल कंपनीज एक्ट में आया 2021 के अमेंडमेंट एक्ट में, ये भी आया LLP अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसमें स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात हुई। तो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी के अंदर उन्होंने क्या बोला कि भैया इसमें दो चीजें देख लो। स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी में दो चीजें देख लो। एक देख लो कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, और दूसरा देख लो कि उनकी पिछले साल की टर्नओवर कितनी है। दो चीजों के बेसिस पर, और कुछ इसमें पॉइंट्स उन्होंने डाल दिए हैं, उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर लोगे कि स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी आप किसे कहना चाहोगे। तो इसमें भी दो बातें बोल दी हैं, हर एक में दो दो बातें। एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया है विच कैन बी गिवन एज मैक्सिमम अमाउंट, राइट, वहां तक ले जाया जा सकता है। और एक अमाउंट जो है वो यहां पर दिया है, कंट्रीब्यूशन के लिए मिनिमम अमाउंट दिया, और एक मैक्सिमम अमाउंट जितना किया जा सकता है वो दिया। एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। हालांकि यहां पर जो नंबर दिया है और यहां जो नंबर दिए हैं, ये दोनों अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक कंट्रीब्यूशन यानी कैपिटल की बात हो रही है, दूसरी यहां पर टर्नओवर की बात हो रही है, राइट। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन की बात, दूसरी बात आएगी टर्नओवर की बात। क्या क्या दिया जाएगा कि अगर कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा का नहीं है और टर्नओवर पिछली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी के हिसाब से इट डज नॉट एक्सीड 40 लाख, 40 लाख। तो ये दो पॉइंट बता दिए हैं। एक कि कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है, पिछले साल की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी के हिसाब से जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ज्यादा नहीं है। एक तो ये अमाउंट बताया, और ये बता दिया कि ये इससे ज्यादा अमाउंट भी किया जा सकता है। वो प्रेस्क्राइब एक्ट में किया जाएगा, जो भी अमाउंट हो। या फिलहाल ये 25 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन के लिए, 40 लाख रुपए टर्नओवर के लिए, फिलहाल यही अमाउंट है। मैक्सिमम अमाउंट इतना ही है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है, यानी इससे हायर अमाउंट भी आ सकता है, राइट, वो बता दिया जाएगा। लेकिन वो जो हायर अमाउंट जाएगा वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। वो मैक्सिमम अमाउंट जो हायर किया जा सकता है वो किया जा सकता है कंट्रीब्यूशन का 5 करोड़ रुपए और टर्नओवर का 50 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा का नहीं होगा, राइट। तो एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ये मैक्सिमम अमाउंट इतना रखा जा सकता है, राइट। इन एडिशन टू दैट कोई और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर दिस टाइप ऑफ स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इफ इट इज रिक्वायर्ड, तो वो लिख दिया जाएगा। ये है स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, कीप इट इन माइंड कि ये सेम चीज आपके दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा पॉसिबल है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राइट। तो ध्यान से इसे करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। मिस्टर ए जो कि ट्रांसफरर हैं, उन्होंने अपने शेयर को ट्रांसफर कर दिया पार्टनरशिप फर्म में। अरे पार्टनरशिप फर्म में आप किसी और को ट्रांसफर बिना पूछे नहीं कर सकते। बचे हुए पार्टनर्स जो है, बाकी जो पार्टनर्स हैं, उनसे पूछकर ही कर सकते हो। लेकिन इसने बी को अपना सारा शेयर ट्रांसफर कर दिया। मिस्टर बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू फ्यू राइट्स एंड प्रिविलेजेस, बिल्कुल ठीक बात है। ए को जो राइट्स मिले थे वो बी को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सारे पार्टनर्स की रजामंदी से तो वो आया नहीं, तो भैया फिर वो पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। डिस्कस इन ब्रीफ द पॉइंट्स फॉर विच मिस्टर बी इज नॉट एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये पार्टनरशिप कंटिन्यू की जाती है, ऐसा क्यों लिख दिया गया कि कंटिन्यू की जाती है, वो सुन लीजिए। ये इसलिए लिख दिया गया क्योंकि अगर मान लीजिए पार्टनर्स थे एक्स, वाई एंड ए, और ए अपना शेयर बी के नाम ट्रांसफर कर देता है, तो एक्स और वाई के पास ये राइट है कि वो इस पूरी फर्म को डिसॉल्व करवा दे। लेकिन मान लीजिए कि वो इसे कंटिन्यू करते हैं कि जाने के बावजूद भी, तो बी जो है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, और जब ये पार्टनरशिप फर्म बंद होगी तो उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि उसको बाकी पार्टनर्स के जैसे राइट्स मिल जाएंगे, तो वो नहीं मिलेंगे।
ना तो वो बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ना अकाउंट्स देख सकता है, ना उन्हें चैलेंज कर सकता है। यानी जो प्रॉफिट्स एक्स और वाई कैलकुलेट करके देंगे, सेम प्रॉफिट इसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, सेम प्रॉफिट्स। ये बुक्स को एग्जामिन भी नहीं कर सकता, कॉपी भी नहीं मांग सकता, ठीक है ना। तो एक तरह से भाई बिना आपने उनकी मर्जी के उनका शेयर खरीद लिया तो फिर आपके लिए ये थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए मान लीजिए आप भी किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर कोई शेयर लेते हैं, कोई पार्टनर से अपना परचेज कर लेते हैं उसका शेयर, तो आप इस तरह से मत करिएगा, बिकॉज आपके पास फिर कोई राइट्स मिलने वाले नहीं है। तो यही सेम बात यहाँ पर बताई गई है। आइए देखें, एज पर सेक्शन 29 क्या है, अ ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट। पार्टनर का इंटरेस्ट होता है पार्टनर का शेयर, पार्टनर का पैसा, पार्टनर ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, पार्टनर का प्रॉफिट, ये सब इसी में इंक्लूड होता है, राइट। चाहे वो उसे सेल करे और चाहे मॉर्गेज करे, भैया किसी भी तरीके से वो काम करे, एक बात सुन लेना, अगर वो एग्जिस्टिंग पार्टनर की मर्जी के बिना करता है तो ऐसी स्थिति में उसके पास कोई राइट मिलने वाला नहीं। और बाय द क्रिएशन by him of a charge of such interest does not entitle the transferee during the continuance of the firm। फर्म जब तक कंटिन्यू कर रही है उसके पास कोई राइट नहीं मिलने वाले जब तक चल रही है। किस तरह के राइट मिलने वाले नहीं है, टू इंटरफियर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। वो अकाउंट्स भी नहीं मांग सकता, बुक्स को इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकता, बट उसको मिलेगा क्या, ही इज एंटाइटल्ड टू व्हाट, ओनली टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। ट्रांसफरिंग पार्टनर कौन था, ए का जितना हिस्सा था वो इसे जरूर मिलेगा। एंड द ट्रांसफरी शैल एक्सेप्ट द अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एज एग्रीड बाय द अदर पार्टनर्स। जो उन्होंने बोल दिया वही मिलेगा भाई, इस बात को याद रखिए। इन द गिवन केस ऑल्सो, अब ये तो क्या था, प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, एनालिसिस एंड डिसीजन। तो इसमें बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू दिस, क्या नहीं मिलेगा, इंटरफियर नहीं कर पाएगा, अकाउंट्स की डिमांड नहीं कर पाएगा, बुक्स को वो इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। However, Mr. B is only entitled to receive the profits। ट्रांसफरिंग पार्टनर के प्रॉफिट ले पाएगा। He is bound to accept those, he cannot challenge them। This is very 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 important part। So ये जो है ये हमारे लिए एक बहुत ही important part इसमें था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इस पेपर में दिया हुआ है, आइए देखें। What is a particular partnership? पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाए और या फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई जाए। दो चीजें बताई थी मैंने क्लास में आपको। पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो जैसे ही पर्टिकुलर पर्पस पूरा हुआ वैसे ही पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई गई तो जैसे वो टाइम पीरियड खत्म हुआ ये पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप जब बनाई जाती है तो उसमें पर्पस है, मान लो नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन करने की बात हो रही है कि नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन करने के लिए दो लोगों ने या दो बंदों ने पार्टनरशिप जब कर ली तो वो कह रहे ठीक है जी, जैसे ही ये नेशनल हाईवे बन जाएगा वैसे हमारी पार्टनरशिप भी खत्म। क्यों, क्योंकि उसको बनाने का पर्पस जो है वो पूरा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर टाइम पीरियड लिख दिया जाए और कहा जाए कि टाइम पीरियड पूरा होने पर ऐसा होगा, तो मान लीजिए उन्होंने कहा जी 5 साल के लिए पार्टनरशिप है, तो भैया 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाई जाती है तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक पर्पस होता है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। आइए देखें आपके सजेस्टिव आंसर में, सजेशंस में क्या लिखा है। ये ऐसे का ही पूरा मटेरियल है, राइट। तो मैंने एग्जैक्टली आपके सामने यहाँ पर लिखा है और अपनी तरफ से जो एडिशन है वो बताता जा रहा हूँ। अ पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर एज वेल एज फॉर द कंडक्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूस बिजनेस। ठीक बात है, आपने कोई बड़े समय के लिए बिजनेस करना है तो भी कर सकते हो, और आपने छोटे समय के लिए करना है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए करना है तो भी कर सकते हो। उसके बाद वेयर अ पर्सन बिकम्स अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। बिल्कुल ठीक बात है। अ पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ सिंगल एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट। ठीक हाँ, कि भाई ठीक है इसके बाद जो है डिसॉल्व हो जाएगा कंप्लीशन के बाद। बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने पूरी बात नहीं लिखी, दो बातें जो लिखी इन्होंने पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में एक हिस्सा लिखा है, मगर टाइम पीरियड का नहीं लिखा। वो आप जरूर लिखेंगे, उसके बिना आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। कौन सा क्वेश्चन था जी? ये था क्वेश्चन नंबर 3 का
दूसरा पार्ट, ठीक है ना। अब आएगा जी क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। अब लिखा जी, सीमा वॉज रनिंग अ बुटीक इन न्यू दिल्ली। ओके, शी वॉज टू डिलीवर सम क्लोथ टू हर फ्रेंड किरण who was putting up an exhibition at Mumbai। अच्छी बात है। सीमा delivered the sewing machine and some clothes to a railway company। रेलवे कंपनी को उसने कहा क्या करने के लिए कि जाओ जी डिलीवर कर दो एग्जीबिशन के प्लेस पर। अच्छी बात है। सीमा expected to earn an exceptional profit from the sales made at exhibition, however she did not bring this fact to the notice of railway authorities। ये बात उसने रेलवे अथॉरिटीज को नहीं बताई थी कि मुझे इससे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। द गुड्स वर डिलीवर्ड एट द प्लेस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एग्जीबिशन। लो जी, एग्जीबिशन खत्म हो गई, तब जाके रेलवे अथॉरिटीज ने ये सामान डिलीवर किया। ऑन अकाउंट ऑफ सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेलवेज, रेलवे अथॉरिटीज कैन सीमा रिकवर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो यहां दो बातें हैं दोस्तों। सबसे पहली बात कि जो ये लॉस ऑफ प्रॉफिट है ना, ये तो बिजनेस से होता, लेकिन रेलवे वालों को क्या इस बारे में मालूम था कि एग्जीबिशन में जाना है और एग्जीबिशन से उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा? ये बात तो बताई नहीं। लेकिन रेलवे अथॉरिटीज की गलती तो थी। रेलवे अथॉरिटीज की गलती ये थी कि समय जो दिया गया था उसके बाद जाके उन्होंने डिलीवर किया। यानी ऐसी स्थिति में जहां पर सामने वाली पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आप वहां डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकते हो, वहां पर डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है ना दोस्तों, ये स्पेशल डैमेजेस की कहानी है। एक तो होते हैं जी ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो कि इस ट्रांजैक्शन से ही अराइज हो रहे हैं, नेचुरली अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, और ये कहलाते हैं डैमेजेस कॉम्पनसेशन, ऑर्डिनरी नेचर के, पहला। और दूसरा होते हैं जी स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस जो अराइज होते हैं वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को बताने के बाद होते हैं, लेकिन यहां पर तो देखा जाए तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में सीमा ने रेलवे अथॉरिटीज को तो बताया नहीं था कि जी मुझे प्रॉफिट होने वाला है बहुत ज्यादा। और अगर मान लीजिए वो बता देती तो ऐसे केस में अगर रेलवे अथॉरिटी ना डिलीवर कर पाती तो वो लॉस ऑफ प्रॉफिट भी रिकवर कर पाती, लेकिन ऐसे केस में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का बताना बेहद जरूरी है, जो कि यहां नहीं बताए। तो अगर ये बोला जाए क्या वो लॉस ऑफ प्रॉफिट रिकवर कर सकती है, द आंसर इज नो, क्योंकि वो स्पेशल डैमेजेस की बात हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए ऑर्डिनरी डैमेजेस की, वो तो डेफिनेटली रिकवर किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं डैमेजेस की क्या बातें कही गई हैं। सेक्शन 73, 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यही बताते हैं डैमेजेस के बारे में कि डैमेजेस क्या है। डैमेज मीन्स सम ऑफ मनी क्लेम्ड और अवॉर्डेड इन कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और इंजरी। उसके बाद whenever a party commits a breach, the aggrieved party can claim the compensation for the loss so suffered by him। अब जनरल डैमेजेस कैसे मिलते हैं जी? जनरल डैमेजेस आर दोज विच नेचुरली अराइज इन द कोर्स ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच इटसेल्फ, वहीं से अराइज होते हैं जो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। Therefore, when breach is committed by a party, the defendant shall be held liable for all such losses that naturally arise in the course of the business। ये तो पैसा मिलना ही मिलना है। ये ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं, ये तो मिलेंगे। सच डैमेजेस आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस। However, special damages are those which arise in the unusual circumstances affecting the aggrieved party। ये unusual circumstances को बताना जरूरी होता है। Such damages are recoverable only when the special circumstances were brought to the knowledge of the defendant। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंडेंट कौन? जिसके खिलाफ केस दायर किया। किसके खिलाफ केस दायर किया? रेलवे अथॉरिटीज के लिए के अगेंस्ट केस फाइल किया। तो रेलवे अथॉरिटीज जो हैं, रेलवे अथॉरिटीज के खिलाफ जो केस फाइल किया गया, रेलवे अथॉरिटीज ही तो डिफेंडेंट है। तो प्लेंटिफ को ये बात बतानी चाहिए थी, सीमा को ये बात बतानी चाहिए थी, सीमा ने बात बताई नहीं। सो इफ नो special notice is given, then the aggrieved party can only claim ordinary damages in the instant case। इस केस में क्या हुआ? ऊपर वाला सारा प्रोविजन ऑफ लॉ था, नीचे वाला आपका एनालिसिस एंड डिसीजन। The goods were delivered after the conclusion of the exhibition, therefore SEMA can recover only the losses arising from ordinary course of business। Special damages are allowed only when, यहां पर आपको बताना पड़ेगा, इन्होंने लिखा नहीं है। स्पेशल डैमेजेस की जो बात हो रही है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है। व्हेन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वर मेड अवेयर,
since no notice about the special circumstances was given to the railway authorities, she could not recover the loss of profit. This is correct. तो इस तरीके से आपको दो हिस्सों में बांटना है. ये आपका पहला हिस्सा है. पहले वाला ये प्रोविजन की बात हो रही है, राइट. सबसे पहला पॉइंट इसी को लिखेंगे. दूसरी हेडिंग जो आप डालेंगे यहाँ पर वो होगी एनालिसिस एंड डिसीजन. एक बात का ध्यान रखिए, 6 नंबर का अगर जो क्वेश्चन आता है, 6, ये तो एनालिसिस एंड डिसीजन हो गया. 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको शॉर्ट में फैक्ट्स एंड इश्यू ऑफ द केस पॉइंट नंबर 1 पे लिखना होता है, राइट. सेकंड पे प्रोविजन ऑफ लॉ, तीसरे पे एनालिसिस एंड डिसीजन. ठीक है ना. और ये सब लिखना मैंने अपनी क्लासेस में सिखाया भी हुआ है. तो चलिए अब चलते हैं आगे, राइट. हमारे सामने अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, एक्सप्लेन द टर्म डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सो माय डियर फ्रेंड्स, डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी क्या है? वेयर ओनरशिप ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड. डिलीवरी की बात ओनरशिप से नहीं होती. ओनरशिप इज कंप्लीटली डिफरेंट. डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी का मतलब है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. तो यहाँ पर ओनरशिप की बात बिल्कुल नहीं होगी कि हमने उसे बेच दिया कि नहीं बेचा, वो कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया, हम उसकी बात नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं कि गुड्स को डिलीवर किया कि नहीं किया. ठीक है. तो डिलीवरी क्या है? डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. यानी आपने अपनी इच्छा से अपनी गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर कर दिया. अब ओनरशिप अभी ट्रांसफर हुई या नहीं हुई उसकी बात नहीं हो रही. फिलहाल किसकी बात हो रही है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. कितने तरह की होता है जी? 3 तरह का होता है. सबसे पहले एक्चुअल डिलीवरी. जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था? एग्जाम्पल बताया था शर्मा जी वर्मा जी वाला, कि वर्मा जी शर्मा जी की कार खरीदना चाहते थे. 2 लाख रुपए में बात तय हो गई. शर्मा जी ने वर्मा जी से बोला कि ठीक है जी, आप मेरे ऑफिस में आ जाना, 2 लाख रुपए कर ले आना, वहां पर मैं आपको गाड़ी, पेपर और उसकी चाबी दे दूंगा. अगले दिन ऐसे ही हुआ और शर्मा जी पहुंच गए. शर्मा जी के पास वर्मा जी पहुंच गए. उन्होंने कहा लो जी लो, 2 लाख रुपए ले आया मैं. और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने गाड़ी की चाबी, गाड़ी के पेपर्स और गाड़ी सब पर पकड़ा दिया और पैसे ले लिए. इसी को बोलते हैं जी एक्चुअल डिलीवरी. गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी हो गई वहां पर, राइट. लेकिन मान लीजिए दूसरा केस आ गया. दूसरा केस ये आ गया कि इस दिन अब वर्मा जी जब सामान लेने पहुंचे तो शर्मा जी ने कहा अरे भाई आज तो मैं गाड़ी लाना भूल ही गया. उसने कहा ठीक है जी मैं कल आता हूँ. वर्मा जी ने बोला. शर्मा जी ने बोला अरे कहाँ जा रहे हो भाई, आओ लाओ निकालो 2 लाख रुपए. गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की चाबी तो है, ये लो गाड़ी की चाबी. गाड़ी के पेपर गाड़ी में है और गाड़ी मेरे घर के बाहर है, आप जाके ले जाओ. तो उन्होंने क्या दे दिया? उन्होंने एक सिंबल ऑफ कंट्रोल दे दिया. ऐसी स्थिति में जिसके पास गाड़ी की चाबी है भैया उसी का कंट्रोल है. इसे बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी. और इसी को क्या मान लिया जाएगा? इसी को डिलीवरी मान लिया जाएगा. ये भी मान लो कि गुड्स डिलीवर हो गई, हालांकि गुड्स का एक्चुअल पोजेशन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी ये एक्चुअल डिलीवरी की तरह ही वैलिड डिलीवरी है. सिंबल ऑफ कंट्रोल दे दिया गया. दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी. अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जहां पर क्या किया गया था? गुड्स अभी रास्ते में ही थी और लॉरी रिसीट या बिल ऑफ लेडिंग या कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो, उसी के बेसिस पर क्या कर दिया गया था? उसी के बेसिस पर उसको सामान को दे दिया गया था कि भाई आप जाओ और आप एक काम करो, इस सामान को जो है आप रास्ते से ले लो. तो जैसे ही वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया गया ना, उसी समय गुड्स की डिलीवरी मान ली गई. दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी, क्योंकि सिंबल ऑफ कंट्रोल दे दिया. वैसे ही मान लीजिए कि गोडाउन के अंदर सामान पड़ा है मेरा और मेरे पास एक बायर आया. उसने कहा जी मुझे सामान चाहिए. मैंने कहा भाई ठीक है, मैं तो गोडाउन जाना पड़ेगा तो मैं कल भिजवा दूंगा. वो कहता नहीं जी नहीं, ट्रक तो मैं आज साथ में लाया हूँ. तो हमने कहा ठीक है, एक काम करो, ये लो चाबी और आप जो है सीधा जाओ उस गोडाउन में जितना सामान पड़ा है सब ट्रक पे डाल के ले जाओ, क्योंकि जितना आपको चाहिए उतना ही पड़ा है उसमें. अब सवाल ये आता है कि उस गोडाउन के अंदर जो सामान पड़ा है उसका कंट्रोल तो वो चाबी है. तो डिलीवरी कब मानी जाएगी? जब वो ट्रक ले जाकर गुड्स को अपने पास रख लेगा. जैसे ही चाबी मिली उसे कंट्रोल मान दिया जाएगा. उसे बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी और ये वैलिड डिलीवरी मानी जाती है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और फिर लास्ट में आ जाती है आपकी कौन सी? लास्ट में थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. मैं वापस आता हूं किसके केस में? मैं वापस आता हूं
शर्मा जी वर्मा जी वाले एग्जाम्पल में मान लीजिए इस बार शर्मा जी गाड़ी की चाबी ले जाना ही भूल गए और वर्मा जी पहुंच गए 2 लाख रुपए लेकर के, लो जी लो 2 लाख रुपए लो और लाओ गाड़ी दो। कहता हो इस बार तो गाड़ी भी भूल गया, चाबी भी भूल गया, सब घर पे है। उसने कहा ठीक है जी कल लाऊंगा। शर्मा जी ने बोला अरे जाते कहाँ भाई, रुको, गाड़ी, गाड़ी की चाबी, गाड़ी के पेपर सब घर पे है, आप एक काम करो पैसे मुझे दो, घर पहुंचो, मेरा बेटा वहां पर है, मैं उसको भी फोन करवाता हूँ, बात करवाता हूँ आपकी, आप सीधा जाके वो ले लो। उन्होंने बोला ठीक है जी। शर्मा जी ने अपने बेटे को, जूनियर शर्मा जी को कॉल मिलाया और कॉल करके बोला कि बेटा हमने अपनी गाड़ी वर्मा जी को भेज दी है, ये लो इनसे बात करो, ये आएंगे, आप इनको गाड़ी चाबी पेपर दे दो। जूनियर शर्मा जी ने फोन पर बात की और वर्मा जी से कहा कि अंकल मेरे पास आपकी ये गाड़ी, चाबी और पेपर सब मौजूद है, आप आ जाओ ले जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, उसने एक्नॉलेजमेंट दे दी, ये कहलाती है डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। यानी जैसे ही उसने ये शब्द बोले कि मेरे पास आपका सामान मौजूद है, डिलीवरी हो गई। दिस इज कॉल्ड डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट, या कहते हैं इसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये कहलाती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो आइए जरा इसे पढ़ लेते हैं, तीसरा पार्ट था ये, एक रीडिंग करते हैं इसकी फिर आगे चलेंगे। तो लिखा है जी डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म्स, एक बार पढ़ लीजिए, पढ़िए फटाफट। क्या लिखा है? डिलीवरी मीन्स वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यही तो डिलीवरी है भैया। एज अ जनरल रूल डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग जिसका इफेक्ट क्या हो, विच हैज इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर। बायर हो या उसके द्वारा अपॉइंट किया गया पर्सन, उसके ऑथराइज्ड पर्सन हो, या बायर या उसका एजेंट जिसको भी दिया हो, डिलीवरी कहलाती है। फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या क्या है? फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी में एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी में क्या है? व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, तो ये एक्चुअल डिलीवरी है। एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर ट्रांसफर्स द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर और थर्ड पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, यानी उसे या उसके एजेंट को, सीधा ही बोल दो। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है जी। नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है? जैसे मैंने अभी डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट आपको बताया, व्हेन इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन, ना पोजीशन दिया गुड्स का ना कुछ किया, फिर भी डिलीवरी हो गई, इसे बोलते हैं डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट और अटॉर्नमेंट। ये तीन नाम है इसके, डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, जिसके हाथ में वो गुड्स हैं, बिलोंगिंग टू द सेलर, जैसे कि सेलर को बिलोंग कौन करता था? सेलर को बिलोंग करता था उसका बेटा, शर्मा जी का बेटा जूनियर शर्मा जी। अगर वो एक्नॉलेजमेंट दे दे, he acknowledges to the buyer that he holds goods on buyer's behalf, वो उसने कहा था कि वर्मा अंकल आ जाओ, मेरे पास आपका सामान मौजूद है। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये भी वैलिड डिलीवरी मानी जाती है। फिर आगे जी सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता है जहां पर कंट्रोल दे दिया कोई थिंग या टोकन, जैसे डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए ट्रांजिट में, रास्ते में, तो क्या दे दिया? गुड्स को हैंड ओवर कर दिया बाय गिविंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग दे दिया, रेलवे रिसीट, लॉरी रिसीट, या कुछ भी दे दिया, या कीज ऑफ वेयर हाउस का एग्जांपल दिया था। कंटेनिंग द गुड्स, जिसमें सारी की सारी गुड्स मौजूद हैं, जैसे ही बायर को या उसके एजेंट को वो मिली, डिलीवरी हो गई। सो वेयर एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, देयर मे बी डिलीवरी बाय मींस ऑफ गेटिंग पोजेशन ऑफ द गुड्स, कि ठीक है जी मैं गुड्स का पोजेशन अपने आप ले लूंगा। कैसे? उस सिंबल ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करके। तो ये था हमारा डिलीवरी से जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन, बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो एग्जाम के अंदर आपको ना सिर्फ ये क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछा जा सकता है, बल्कि इसी क्वेश्चन की आपको केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, सेम एग्जाम्पल केस स्टडी के रूप में आ जाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा यही होता है समाप्त। तो ये लो जी, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, P&Q is registered as a partnership firm in 2018 with A, B and P as partners dealing in sale and purchase of motor vehicles। तो जी
2018 में शुरू हुई, अप्रैल में एक ही डेथ हो जाती है। Now only BNP continue the firm and same business with the same name of the firm, PNQ company। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। In the month of December 2019, firm felt the need of expansion of the business and sharing the burden of expenditure and investment। अब उन्होंने क्या सोचा कि भी एक नए पार्टनर को ले आए, म्यूचुअल कंसेंट से वो नए पार्टनर को ले आते हैं। दिसंबर 2019 में उन्होंने एस को अपना पार्टनर बना लिया। The firm has supplied large amount of material to one of the clients, Mr. X, business purpose के लिए। In spite of regular reminders, X failed to pay the debt due to the firm। In January 2020, firm filed a case against X in the name of the firm PNQ company without fresh registration। यानी नया रजिस्ट्रेशन मींस अपडेट कराना कि जी एक की डेथ हो गई है, एस नया पार्टनर आ गया। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिस्कस इफ द सूट फाइल्ड बाय द फर्म इज मेंटेनेबल। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। इनफैक्ट सेम चीज आपकी आईसीएआई की बुक में भी दी हुई है और सेम हमने डिस्कशन भी किया हुआ है। तो इस पूरे के पूरे केस में देखा जाए तो एक चीज मिसिंग है। यहां पर यह नहीं बताया कि जो मिस्टर एक्स है उसको सप्लाई हमने कब की थी। हमने ये गुड्स उसे नए पार्टनर के आने के बाद सप्लाई की है या उसके आने से पहले की है। हालांकि देखा जाए तो दिसंबर 19 और सीधा जनवरी 20 लिखा है। तो अब इस केस में जो है दोनों बातें हो सकती हैं कि 1-1.5 महीना बीच में है, दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में। अगर मान लीजिए इसके एडमिशन के बाद की बात करें और इसे बाद में लेकर आए और जब लेकर आए उसके बाद में सेल की, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और ये भी पॉसिबल है कि वो इसके आने से पहले की सेल्स थी, वो यहां पर क्लैरिफाई नहीं की गई। तो हमें यहां पर 2 आंसर देने होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताओगे बिकॉज इट इज नॉट क्लैरिफाइड वेदर द सेल्स टू एक्स वॉज मेड। नहीं, 2 बातें में लिखनी पड़ेंगी क्योंकि केस वो बाद में ही करना चाह रहे हैं। तो आंसर तो एक ही है, बट मैं 2 बातें आपको 2 इसके केसेस ही बताऊंगा जो हमारी आईसीए की बुक में भी थे। तो ये इसका आंसर है कि वो केस फाइल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं केस फाइल कर पाएंगे? क्योंकि अगर आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड फर्म थी और उसमें चेंजेस आए तो आपको अपडेट पहुंचानी होती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं बोलते इसे कि नया रजिस्ट्रेशन कराओ, आप बस ये बोलते हो जी पुराना पार्टनर चला गया और नया पार्टनर आ गया, आप उसे अपडेट कहते हैं, राइट। तो इसका नोटिस हमें रजिस्ट्रार को देना पड़ता है और वो अपने रजिस्टर में इन बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड फर्म है ये। तो यहां पर अगर ये केस की बात करें तो ये केस वैलिड नहीं माना जाएगा, कारण कि ये एस के आने की बातें नहीं बताई गई, उसके आने के बाद ही केस फाइल हुआ, राइट। अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जो एक्स को सामान बेचा गया था वो पहले बेचा गया था या बाद में बेचा गया। इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स को सामान कब बेचा गया था, एस के आने से पहले, एस के आने के बाद। मेन चीज ये है कि एस के आने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन को अपडेट क्यों नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप केस फाइल नहीं कर पाओगे। दैट इज दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल, राइट। लेकिन अगर वो अपने एस के आने और ए की डेथ के बारे में अपडेट कर देते तो वो केस फाइल किया जा सकता था। अब भी किया जा सकता है। मान लीजिए अभी केस फाइल कर दिया, वो तो रिजेक्ट कर देंगे कि आपकी फर्म ने अपनी फर्म के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात की नहीं, वहां पर अपडेट आपने करवाई नहीं। तो आप कहोगे ठीक है जी कोई बात नहीं, वो केस तो खारिज हो गया। अब आपने क्या किया, जाके अब आप दोबारा से जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, अपडेट कराओ, उसे रजिस्ट्रार के रजिस्टर में एंट्री कराओ, उसके बाद दोबारा से केस फाइल करोगे तो वो वैलिड माना जाएगा, राइट। क्योंकि अगर कोई फर्म ऐसी है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो तो वैसे केस फाइल नहीं कर सकती थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म भी है और उसने अपडेट नहीं बताई है तब भी वो केस फाइल नहीं कर पाएगी। तो ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। और यहाँ पर एक्चुअली जो आंसर हमें नजर आ रहा है, इन्होंने तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन लिख दिए जिसमें सारी बातें बता दी हैं। अब नॉन रजिस्ट्रेशन की बात के रजिस्ट्रेशन अगर आपने
करवाया है तो कंपलसरी है, उसका अपडेट भी करवाया अगर तो वो भी, अपडेट नहीं करवाया तो वो भी कंपलसरी है, वो करवाना बेहद ज़रूरी है, वो भी आप अपडेट कराइए। क्यों? क्योंकि अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो उसके द्वारा केस किया गया फाइल वैलिड नहीं माना जाता। अगर आप सेट ऑफ भी करना चाहें लोन, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। उसके अलावा एग्रीव्ड पार्टी, अगर कोई पार्टनर है तो वो फर्म के ना दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस फाइल कर सकता और ना ही जिस फर्म में वो पार्टनर है उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। फिर थर्ड पार्टी चाहे तो इनके खिलाफ केस फाइल कर सकती है। ये सारी की सारी बातें हैं जो अनरजिस्टर्ड फर्म है। लेकिन अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड है और उसने अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं किया तो दोबारा से ये सारी की सारी डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन द इंस्टेंट केस फ्रेश रजिस्ट्रेशन अपडेट वाज नॉट गिवन और एस के आने की बात कोई नहीं बताई गई थी, दैट इज व्हाई दिस रजिस्ट्रेशन, दिस केस इज नॉट वैलिड ड्यू टू नॉन अपडेशन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, राइट। सो PNQ कंपनी केस फाइल नहीं कर सकती। लेकिन मैं इसके साथ एक लाइन और लिखने की सलाह दूंगा आपको कि इसके बाद आप ये लिखिए कि मान लीजिए इसी सेल की अपडेट वो अब इस केस के कैंसिल होने के बाद दे देती है, फर्म को रजिस्टर करा लेती है, तो उसके बाद वो केस फाइल किया जा सकता है, राइट। सो ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी रिटन, देन ओनली यू विल गेट 6 मार्क्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। 4 के फर्स्ट पार्ट का डिलीवरी का आंसर था, फिर ये 4 के सेकेंड पार्ट का आंसर था जी। चलिए आगे चलते हैं और ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। लिखा है मिस्टर एक्स अ रिटेलर इज रनिंग अ शॉप डीलिंग इन टॉयज फॉर चिल्ड्रन। वंस ही परचेज्ड फ्रॉम अ होलसेलर number of toy cars in a sale by sample। सेल बाय सैंपल की उसने, यानी सैंपल दिखा के उसने एक चीज परचेज कर ली। A boy came to the retailer's shop to buy few toys. The retailer sold one of those toy cars to a boy. When the boy tried to play with it, it broke into pieces because of manufacturing defect। उसने जैसे चलाया ये तो टुकड़े टुकड़े हो गई भाई कार, और बॉय हो गया जी इंजर्ड। मिस्टर एक्स द रिटेलर was held bound to pay compensation to the boy because the child got injured due to the defective toy in his shop. Due to this incident, the retailer in his turn sued the wholesaler to claim indemnity from him कि भाई लाओ तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हुआ, मुझे कॉम्पनसेशन देना पड़ा, मैं ये कॉम्पनसेशन तुमसे लूंगा। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, डिस्कस इफ द रिटेलर कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम द होलसेलर। माय डियर फ्रेंड्स, उसने सैंपल दिखा के कार को लिया और उसने वैसी ही कार आगे बेच दी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन भैया सैंपल अगर आपने दिखाकर सामान बेचा, इसका मतलब ये नहीं होता कि सैंपल जो है वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि जिसका जो काम है उसको जल्दी नजर आ जाता है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को हम ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ना देख पाए, ऐसे केस में वो सेलर ही जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि जो भी सामान आप देते हो ये एक कंडीशन है कि जो भी सामान आप बेचो वो बिकने लायक होना चाहिए, राइट। इट शुड बी फिट फॉर कंजम्पशन, फिट फॉर यूज। तो अगर आप कोई पंखा लेने जाते हैं और पंखा आप ले लेते हैं, हाँ जी हाँ सैंपल देख लिया, बहुत बढ़िया सामान आया, और वो पंखा चला ही नहीं, तो भाई वो फिर मर्चेंटेबल ही नहीं है। सो दिस इज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, यानी कोई चीज बिकने लायक ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी सामान दे दो और वो चले ही नहीं, या चले तो भैया वो एकदम बिल्कुल एक एक पार्ट इकट्ठा अलग अलग हो जाए उसका। सो व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन या सैंपल, ऐसी स्थिति में गुड्स मर्चेंटेबल होनी चाहिए, दैट शुड बी फिट फॉर यूज। खाने की चीज हो तो होलसम होनी चाहिए, ठीक है ना।
However, the condition as to merchantability shall consider the following points. इसके लिए क्या किया जाता है, बायर को गुड्स को एग्जामिन करने का राइट दिया जाता है. समझे मेरी बात कि नहीं? अब बायर शुड बी गिवन चांस टू एग्जामिन द गुड. बायर को चांस मिलना चाहिए. एंड बायर शुड रिजेक्ट द गुड्स इफ देयर इज डिफेक्ट फाउंड इन द गुड. बट इफ द डिफेक्ट could not be revealed even after reasonable examination, यानी ऑर्डिनरी डिलीजेंस से आप उसका पता नहीं लगा सकते और बायर उसे खरीद लेता है, then the seller is held liable. Such defects which cannot be revealed by examination are called latent defect, यानी अंदरूनी डिफेक्ट जो कि ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से पता नहीं लगाए जा सकते. In this case, seller is liable to pay the buyer for such latent defects. अब इस केस में भी लेटेंट डिफेक्ट था, हालांकि सैंपल दिखाया गया, लेकिन भाई वो यूज करते ही बॉय वो तो गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई है, खुल गई पूरी की पूरी और बच्चा गिर गया, इंजर्ड हो गया, कॉम्पनसेशन देना पड़ा. तो अब ये रिटेलर भी होलसेलर से क्लेम कर पाएगा. राइट. सो इन द इंस्टेंट केस, अब ये ऊपर जो था सारा का सारा प्रोविजन ऑफ लॉ था, ये सारा प्रोविजन ऑफ लॉ है. अब आप यहां पर लिखेंगे एनालिसिस एंड डिसीजन. राइट. तो लिखा गया है द रिटेलर कैन क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम द होलसेलर. कैसे कि भी अब आप मेरे नुकसान की भरपाई करो, बिकॉज इट वॉज फाउंड दैट द रिटेलर हैड एग्जामिन्ड द सैंपल. सैंपल तो देखा, बिफोर परचेजिंग उसने सैंपल देखा था, रीजनेबल एग्जामिनेशन भी किया था अपने पार्ट से, लेकिन वो उस लेटेंट डिफेक्ट को ढूंढ नहीं पाया. अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द होलसेलर वॉज बाउंड टू इंडेमनिफाई द रिटेलर फॉर लॉस सफर्ड बाय द लैटर. यानी उस बॉय को नुकसान हुआ, उसने रिटेलर के खिलाफ केस दायर किया, रिटेलर ने कॉम्पनसेशन दिया. अब रिटेलर भी उस नुकसान की भरपाई किससे करवाएगा? वो इसकी भरपाई करवा सकता है होलसेलर से. सो दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट. चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया. कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी? यस. अंडर कंपनीज एक्ट, बिल्कुल यस. If so, what procedure does it have to adopt? ये एनपीओ वाला क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 8. इसे सेक्शन 8 कंपनीज कहा जाता है. कंपनीज एक्ट में कुछ स्पेशल टाइप की कंपनीज बनाई गई हैं. ये स्पेशल टाइप की कंपनीज किन के द्वारा बनाई जाती हैं? जो लोग नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बनाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में सेक्शन 8 वाली कंपनीज वो बनाएंगे और इसमें जो भी प्रॉफिट होगा, माय डियर फ्रेंड्स, उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा जा सकता. इस प्रॉफिट को वापस उसी एनपीओ में लगाना पड़ेगा, उसी मेन पर्पस के लिए लगाना पड़ेगा जिसके लिए आपने वो एनपीओ बनाई. सेक्शन 8 कंपनीज, जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे सोच सकते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया जाए, प्राइवेट कंपनी बनाया जाए और या फिर पब्लिक कंपनी बनाया जाए, जैसे मर्जी. और उसको आगे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो शो करना चाहेंगे जी हमारा बिजनेस तो है नहीं. और उन्होंने अगर ये बनाया है तो मेन मोटिव क्या होना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए कोई सेवा करने का, सर्विस करने का मोटिव है. ठीक है. फ्री एजुकेशन, फ्री मान लीजिए कोई आप फूड देना, प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, किसी भी तरह का फ्री काम. ठीक है. चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटी हो, चाहे वो किसी की चैरिटेबल टाइप ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप कोई हॉस्पिटल वगैरह मेडिकल फैसिलिटीज देना चाहते हो, कुछ भी करिए, आप खोल सकते हैं, इससे कंपनी के रूप में खोल सकते हैं. लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए. जो पैसा आया वो उसी में वापस लगना चाहिए. ठीक है. अगर ये पता चला तो वो लाइसेंस छीना जा सकता है. तो यस, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, लेकिन उसके लिए सेक्शन 8 के प्रोविजंस को पूरा फॉलो करना पड़ेगा. सेक्शन 8 सारी की सारी ये डिटेल बता देता है कि आपको इसके लिए क्या करना होगा. सबसे पहले कोई भी आप जो पर्पस की बात करेंगे वो चैरिटेबल पर्पस हो सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस को प्रमोट करना हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं चैरिटेबल नेचर का. और मकसद क्या है कि जितने प्रॉफिट्स होंगे आपके, आप उन्हें वापस अपने ही ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में अप्लाई करोगे. वो सारा पैसा वहीं डाल दिया जाएगा और डिविडेंड के रूप में उस पैसे को मेंबर्स में नहीं बांटा जाएगा. लेकिन अगर मान लीजिए आप ये काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को
वो देनी पड़ेगी, एक आरओसी को पावर्स दी हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपकी पहले आरओसी के पास आपकी ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, आपको होगी जी मैं एक एनपीओ बनाना चाहता हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको लाइसेंस इशू करे। सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी कि हाँ ये काम किया जा सकता है, तो ऐसे केस में किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को लिमिटेड लायबिलिटी डाल के विदाउट और विद जो भी आपकी इच्छा हो, वैसे तो कोई रखेगा नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी होगी और आपको लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको उसका लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये काम हो जाएगा इसके लिए आपने करना क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये एप्लीकेशन देनी है। लाइसेंस इशू करना है काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन एप्लीकेशन जाएगी रजिस्ट्रार को और उसी के पास आपको ये सारी की सारी ये सर्टिफिकेट देने का भी आपको काम दिया गया, राइट दिया गया उसे। जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये सारी प्रिविलेजेस मिलनी शुरू हो जाएगी, कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी भी होगी, लेकिन आपको इसके अंदर एक ध्यान रखना है, वही दो बात, ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा वो मेंबर्स में नहीं बांटा जाएगा, अदरवाइज इसको रिवोक कर लिया जाएगा, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। तो ये लीजिए अब पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, और 6 नंबर क्या कहता है जी, व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इलैबोरेट द केसेस व्हिच आर डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये समझ लो चैप्टर नंबर 8 में डायरेक्ट क्वेश्चन आने का रिवाज है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, एलैबोरेट द केसेस व्हिच आर डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके पूरे के पूरे 5 सेक्शन हमें बताने पड़ेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है, आइए एक बार फटाफट से उसे याद कर लें। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नॉट एक्चुअली एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज। पार्टीज ने एक्चुअली एंटर नहीं किया है, यानी दो पार्टीज वैसे नॉर्मली क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट खुद करती है। एक व्यक्ति ऑफर देता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर पार्टीज ने इंटेंशनली कोई काम किया ही नहीं है, विदाउट एनी इंटेंशन ये कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो गया, पार्टीज के ऑब्लिगेशन अराइज हो गए। और ऐसा कब होता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पर ऑब्लिगेशन कर देती है। और जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर एक फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एग्जाम्पल क्या, वो इसका एक सेक्शन ही है। तो अगर किसी को खोया हुआ सामान मिल जाता है तो उसकी एक ऑब्लिगेशन उसका आ जाता है कि अब ये किसको प्रोवाइड करे, अब ये ओरिजिनल ओनर के पास उसे पहुंचाए। अगर वो ओरिजिनल ओनर के पास उसे पहुंचाता नहीं है तो भी ये गलत है, राइट। लॉ कहता है कि ये आपकी ड्यूटी बन गई है। और अगर वो ऑब्लिगेशन अपना निभाकर एक ओरिजिनल ओनर के पास उसे पहुंचा देता है उसके, तो अब ओरिजिनल ओनर की ड्यूटी बन जाती है कि अब आपके सिर पर ऑब्लिगेशन है कि उसके जितने खर्चे हुए हैं ना, अब आप उन सारे के सारे खर्चों को उनको पे करोगे, रीजनेबल एक्सपेंसेस को पे करोगे। और अगर आपने कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था तो रिवॉर्ड भी पे करोगे। तो ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एंटर इनटू बाय द पार्टीज इंटेंशनली, इट इज इम्प्लाइड बाय लॉ। ये लॉ के इम्प्लीकेशन से बनता है और लॉ कहता है इट इज बेस्ड ऑन the principle of equity or equality that no one should get enriched at the expense of another। एक के खर्चे पर या एक के नुकसान पर दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए, केवल यही देखता है लॉ। तो इसीलिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गए, राइट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाने का यही सारा का सारा मकसद है, राइट। अब इसके 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट आपको बताया, धीरे धीरे करके सारा डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। सो अंडर सम सर्कमस्टांसेस, सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, obligation resembling those created by a contract। resembling का मतलब ये हो गया कि लग ऐसे ही रहा है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली किया है, दो पार्टीज ने मिलकर किया है, लेकिन ऐसा है नहीं। इट इज imposed by law although the parties have never entered into a contract। such obligation, ऐसा कोई भी obligation होगा, such obligations are imposed by law are referred to as quasi contract। ये quasi contract है। such a contract resembles with a contract so far as a result or effect is concerned, but it has a little or no affinity यानी relation with a contract in respect of mode of creation। ये कैसे क्रिएशन हुआ उससे भाई कोई लेना देना नहीं है। लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट में जैसे नॉर्मली आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं उसमें ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं, इसमें भी ऑब्लिगेशन अराइज होंगे। और ये किस पर बेस्ड है,
These contracts are based on the doctrine that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another. So ये है वो सारे के सारे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स की कहानी। अब सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72, 68, 69, 70, 71, 72, ये 5 सेक्शन है जो कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। पांचों के पांचों एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि सीए फाउंडेशन के लेवल पर आप सेक्शन याद करें या ना करें, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। गलत सेक्शन लिख के मत आना, क्योंकि उसके मार्क्स कटेंगे। लिखने के ना लिखने के मार्क्स नहीं कटेंगे भाई, गलत लिखने के मार्क्स कट जाएंगे। तो सबसे पहले क्या था, अगर किसी इनकेपेबल पर्सन को, इनकेपेबल मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने में इनकेपेबल है, यानी जिसके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या तो कोई वो माइनर होगा, या अनसाउंड माइंड का व्यक्ति होगा, या पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होगा। तो अगर मान लीजिए कोई क्लेम आ गया जी फॉर नेसेसरीज, मैंने एग्जांपल आपको क्लास में बताया था, तो अगर मान लीजिए किसी माइनर को, किसी व्यक्ति ने उसको नेसेसरीज प्रोवाइड कर दी, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, राइट, और वो नेसेसरीज उसके लिए बहुत जरूरी थी, उस माइनर के लिए बहुत जरूरी थी, या उसके डिपेंडेंट को प्रोवाइड कर दी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है, लेकिन फिर भी सामने वाली पार्टी ने उसको जो है उसके लिए कुछ खर्चा कर दिया, उसके लिए नेसेसरीज प्रोवाइड कर दी। तो एक बात समझ लीजिए कि जो प्रोवाइडर ऑफ नेसेसरीज है वो ये पैसा उस माइनर की प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है, उसकी एस्टेट में से क्लेम कर सकता है, लेकिन उस माइनर को पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकता। एंड सेम केस विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उस पर्सन को जो है वो अनसाउंड है और उसको मालूम नहीं भैया करना क्या है, इडियट है पूरी तरह से या लुनेटिक है, और उस व्यक्ति को या उसके किसी डिपेंडेंट को, मैंने राजा रानी वाला एग्जांपल भी बताया था, आपको याद है कि नहीं, जिसमें पेरेंट्स को वो सप्लाई करती है नेसेसरीज, बहुत सारे एग्जांपल बताए थे, और पढ़ाकू बच्चे वाला एग्जांपल बताया था, राइट, और वो सेठ जी खोया हुआ बच्चा वाला एग्जांपल बताया था, बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। तो इन सभी केसेस में इनकेपेबल पर्सन को अगर कोई चीज़ प्रोवाइड की जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर किया जा सकता है। कब नहीं किया जा सकेगा ये भी बताया था, और वो बहुत सारी 5 कोट 5 जीन्स ये सब ले आता है वो बच्चा, तो वो वाला एग्जाम्पल ही बताया था, राइट। तो 2 बातें हैं इसमें, या तो आपने उस इनकेपेबल पर्सन को चीज़ें प्रोवाइड की, या जो व्यक्ति उस पर डिपेंडेंट है टू whom he is legally bound to support। जैसे राजा वेंट मैड, राजा तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, तो उसके पेरेंट्स जो उस पर डिपेंडेंट थे, रानी ने उनको नेसेसरीज प्रोवाइड कराई थी, सपोर्ट दिया था, राइट। तो उस केस में पैसा रिकवरेबल था। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से सप्लाई करता है, नेसेसरीज प्रोवाइड करता है, तो ये पैसा जो सप्लायर है, जो प्रोवाइडर है, वो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकता है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन एंड नॉट पर्सनली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अपने क्लेम को साबित करने के लिए सप्लायर को बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, कि सामने वाला व्यक्ति माइनर है, लुनेटिक है, बस इतना नहीं, ये भी साबित करना पड़ेगा कि जब वो चीजें प्रोवाइड की गई, कॉन्ट्रैक्ट उस समय किया गया, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त भी और डिलीवरी करते वक्त भी ये चीजें उसके लिए सूटेबल भी थी और नेसेसरी भी थी, उसके एक्चुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली भी थी, और उसके लिए ये ज़रूरी भी थी, दोनों समय। ये भी मैंने आपको लिखवाया था, ये सेम बातें आपको यहाँ पर लिख कर आनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखे जी पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। इसका तो बहुत ही शानदार एग्जांपल मैंने आपको दिया था। उस एग्जांपल के अंदर एक लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड की होती है, और उस लैंड पर बहुत सारा लैंड रेवेन्यू ड्यू होता है, और लैंडलॉर्ड वो पे नहीं कर रहा होता। अब टेनेंट जिस प्रॉपर्टी पर वहां बैठा है, ये तो उसी लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन नोटिस तो उसी प्रॉपर्टी पर आ रहा है, उसी एड्रेस पे आ रहा है। तो गवर्नमेंट का नोटिस आ गया कि जब तक आप इसका पैसा पे करो जल्दी जल्दी। उसने जाके बातचीत की, लैंडलॉर्ड ने कहा कोई चिंता वाली बात नहीं है, छोड़ दो, कोई पैसा पे नहीं करना। लेकिन थोड़े समय बाद गवर्नमेंट का नोटिस आ गया कि इस प्रॉपर्टी को अब बेचकर अपना लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाएगा, अगर ये पैसा इस दिन तक ना पे किया। अब वो जो टेनेंट था वो डर गया
कि भाई ये तो प्रॉपर्टी जो है अब मेरे हाथ से निकल जाएगी, मैंने तो इसमें एग्रीकल्चर का बहुत सारा काम किया हुआ है। अब मान लीजिए ऐसी पोजीशन में अगर वो टेनेंट अपनी मर्जी से बिना लैंडलॉर्ड के पूछे वो पैसा पे कर देता, तो बताइए क्या ये पैसा रिकवरेबल है? यस, ये पैसा रिकवरेबल है, लेकिन 4 बातें हमें यहाँ प्रूव करनी पड़ेंगी कि पेमेंट जो की है वो इंटरेस्टेड पर्सन ने किया, उसका इंटरेस्ट था, यस, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि यह प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाती। ये प्रॉपर्टी जिसकी थी ही वॉज लीगली बाउंड टू पे, जी हाँ, वो लीगली बाउंड टू पे था लैंडलॉर्ड। और अगली बात, उसने अपनी इच्छा से पे नहीं की, उसने कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस में पेमेंट की। इट वॉज नॉट वॉलेंटरली डन, ये इच्छा नहीं थी, वो तो मजबूरी में पे कर रहा है वो। एंड पेमेंट इज मेड टू अ थर्ड पार्टी। ये 4 पॉइंट्स पूरे अगर आप कर दोगे तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने पे किया है उसको इसकी रीइंबर्समेंट लेने का अधिकार है, चाहे उसने लैंडलॉर्ड से इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया था या नहीं किया था। वही सेम बात, नो वन शुड गेट एनरिच्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की बात है यहाँ पर, तो लैंडलॉर्ड को एनरिच होने नहीं दिया जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। फिर अगला हमारे सामने क्वेश्चन क्या था जी, आइए वो देखें। इस सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं एग्जाम्पल के साथ आपको। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। इसका एग्जाम्पल आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था, शर्मा जी के बेटे का बर्थडे था, उन्होंने एक गली के बाहर वाले कन्फेक्शनर को बोला कि भाई ये सारा सामान हमारे पास पहुंचा दो, और उन्होंने सारा सामान पहुंचाया। उनके बंदे ने, जो उनका एम्प्लॉई था, वो फर्स्ट फ्लोर वाले शर्मा जी की जगह सेकंड फ्लोर वाले वर्मा जी को सारा सामान दे आया। वर्मा जी के बच्चों ने आओ देखा ना था, फटाफट से सारा माल कंज्यूम कर लिया। बाद में जब कंफर्मेशन हुई कि भाई ये कहाँ गया, सामान कहाँ गया, उन्होंने कहा जी ये तो वर्मा जी के यहाँ दे आया। वर्मा जी के यहाँ गए तो देखा जी वहां तो सब सामान सफाचट खाली पड़ा है। तो बताइए क्या वर्मा जी को उस सामान का पैसा देना पड़ेगा? तो अगर कोई नॉन ग्रेचुइटस एक्ट है भाई, तो उसका पैसा देना पड़ेगा, उसका ऑब्लिगेशन बन जाता है। आप किसी के बेनिफिट को एंजॉय करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इसका एक और एग्जांपल शानदार दिया था मैंने आपको, जिसमें क्या बात बताई थी कि एक मैगजीन वाला एग्जांपल था। एक बंदे ने एनुअल मैगजीन के लिए सब्सक्राइब किया और पूरा साल खत्म हो गया, मैगजीन आती रही, वो पढ़ता गया, लेकिन अगला साल शुरू हो गया तो भी मैगजीन आती नहीं। हालांकि उसे वो मैगजीन नहीं चाहिए थी। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है भैया, आ रही तो आने दो, मैंने तो मंगाई नहीं। अब वो मैगजीन आती गई और वो खोल खोल के पढ़ता रहा। बाद में जब पैसा देने की बारी आई तो उसने कहा जी मैंने तो मंगवाई नहीं थी, मैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसके बाद वो खत्म हो गया, तो मुझे लगा कि बस मुझे अब कुछ करना नहीं है। लेकिन सामने वाली पार्टी ने बोला जी अगर हमने आपको भेजी थी तो आप बंद करा देते, कम से कम ये बोल देते कि आपको नहीं चाहिए, हम बंद कर देते उसे, और आप तो उसे पढ़ते चले जा रहे हो, तो अब तो आपने बेनिफिट ले लिया, अब आपको इसका पैसा देना पड़ेगा। तो जो कंपनी थी उसने क्या किया, कंपनी ने तो लॉफुली एक काम किया इस इच्छा से कि उसको पैसे मिलेंगे। सो व्हेन अ पर्सन लॉफुली डिलीवर्स और डज एनीथिंग, कुछ देता है, वो सामान देता है, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुइटसली, यानी उसने अपनी इच्छा से नहीं किया ये काम, बिना पैसे की एक्सपेक्टेशन के नहीं किया, एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट, और जो वो मैगजीन पढ़ने वाला बंदा था वो तो पढ़ता रहा, बेनिफिट एंजॉय करता रहा, द लेटर इज बाउंड टू पे द कंपनसेशन टू द फॉर्मर। फॉर्मर यानी जिस व्यक्ति ने सप्लाई किया गुड्स, और यहां बाद में किसका नाम लिखा था, जिसने बेनिफिट को एंजॉय किया। या फिर रिस्टोर करो, आप कहो जी मैंने तो पढ़ी भी नहीं, आप बाद में भेजते गए, मैं तो पैक की पैक रखी हुई है, ले जाओ यहां से, मुझे चाहिए ही नहीं। तो अगर मान लीजिए उसने पढ़ी भी नहीं, बिल्कुल पैक्ड रखी हुई है, तो वो कहेगा जी मुझे तो चाहिए ही नहीं थी, तो आप भेजते गए, मैं सामान रखता गया, उठा के ले जाओ ये, तो उसे वो रिस्टोर करना पड़ेगा। कहेगा जी मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो आपका सामान यहीं रखा हुआ, ले जाओ, फिर उस केस में उसे पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सो दिस was the example for obligation of a person enjoying benefits for non-gratuitous act। ये सारी बातें भी हमने यहां पर कंप्लीट कर ली। अब चलते जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। माय डियर फ्रेंड, ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, जैसे ही वो गुड्स को अपने कब्जे में लेता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वो एक बेली मान लिया जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा जैसे कि ओरिजिनल ओनर ने वो सामान अपनी इच्छा से उसके पास रखवाया है। Thus, a finder of lost goods has to take
proper care of the property as a man of ordinary prudence would take in his own case. No right to appropriate the goods, उसे अपने पास गुड्स को यूज करने का कोई अधिकार नहीं है, और जैसे ही ओनर मिल जाए उस गुड्स को उसे वापस करना पड़ेगा. सो इफ अ पर्सन फाइंड्स सम गुड्स विच आर बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन एंड ही टेक्स दोज गुड्स इन हिज ओन कस्टडी, अब उसके पास सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जैसे कि वो बेली है. जैसे कि स्पेशली उस ओनर ने, उस ओरिजिनल ओनर ने सामान उसके पास रखवाया था, ये भी करना पड़ेगा. राइट, चलिए अगला पॉइंट आ गया, मनी पेड अंडर मिस्टेक और अंडर कोअर्शन. तो मनी पेड बाय मिस्टेक का मतलब क्या, मान लीजिए कि आपने किसी दो लोगों ने मिलकर लोन लिया और क्रेडिटर को वो एक बंदा सारा का सारा पैसा दे आया. ए और बी ने 1 लाख का लोन लिया था, ए सारा पैसा 1 लाख का दे आया कि लो जी मेरा लोन हमारा पूरा हो गया दोनों का. बी को मालूम नहीं था, बी भी उसी शाम गया और कहा लो 40,000 रुपये ले लो, हमारा लोन घटा देना. उसने क्रेडिटर ने 40 भी जेब में रख लिए. बाद में जब ए और बी की बात हुई तो उन्हें पता लगा है तुम भी 1 लाख रुपए दे, मैं भी 40,000 दिया, चलो फटाफट चलते क्रेडिटर के पास. क्रेडिटर ने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी गलती, तुम दोनों ने मुझे एक्स्ट्रा क्यों दिया, अब तो ये 40,000 मेरा हो गया. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये पैसा बाय मिस्टेक पे किया गया है, इसे वापस करना पड़ेगा. इट इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. और बहुत सारे लोग ये कोर्शन वाला एग्जाम्पल नहीं बताते, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, इसका केस ही बताऊंगा. A person to whom the money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must pay or repay or return it. अब इसके अंदर क्या होता है, कोर्शन वाला एग्जाम्पल सुन लो, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है. एक बंदा ट्रेन से सफर कर रहा होता है जी, और बिना टिकट के टीटीई उसे पकड़ लेता है, ट्रैवल टिकट एग्जामिनर पकड़ लेता है, लाओ भाई लाओ, कहाँ है तुम्हारी टिकट. कहते जी नहीं टिकट तो है नहीं, अब क्या करें, फाइन लगा दो. उसने फाइन भी लगाया, फाइन का लगाया अमाउंट, साथ में टिकट के पैसे भी लिए, वो बनता था 400 रुपया मान लो, लेकिन उसने चार्ज कर लिया 1,000 रुपए. तो 600 रुपया जो फालतू चार्ज किया वो केस फाइल करके रिकवरेबल है, क्योंकि वो जो उसने रिकवर किया वो अंडर कोर्शन किया. कोर्शन क्या, जरूरी नहीं है कि उसने गन दिखाकर या डरा धमका के किया, लेकिन उसने अपनी पोजीशन का भी तो डरावा दिया ना उसे कि भाई देख मैं टीटी हूं, मैं तुम्हारा कितना भी चालान काट सकता हूं. ऐसा नहीं होता. अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया गया है, दैट कैन बी रिकवर्ड, इट इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. सो पांचों के 5 पॉइंट्स हमारे यहां पर होते हैं समाप्त. ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, है ना. ये क्वेश्चन था हमारा 6 का पहला पार्ट. ये कंप्लीटली होता है समाप्त यहां पर. और ये है जी हमारा नेक्स्ट पार्ट. Miss Lucy, while drafting partnership deed, taken care of few important points. What are those points? अच्छा जी, हमसे पूछ ही रहे हैं बेसिकली. She wants to know the list of information which must be part of partnership deed drafted by her. Also give a list of information to be included in the partnership deed. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर आप क्या लिखने वाले हो, क्या क्या बातों का, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है. तो देखा जाए तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेसिकली है क्या, ये समझ लो कि पार्टनरशिप के पैदा होने से लेकर पार्टनरशिप के अंत तक सारी बातें, जो जो बातें पॉसिबल है वो सब लिख लो. जैसे कि पार्टनर जो आ रहे हैं उनका नाम क्या है, कितना पैसा लेकर आ रहे हैं, फर्म का नाम क्या है. ठीक है जी. उसके अलावा जब लाएंगे तो कोई ना कोई बिजनेस ही करेंगे, पैसा ला रहे हैं तो बिजनेस का नाम क्या है जी, बिजनेस का काम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है. पार्टनर कैपिटल लाए हैं तो भैया निकाल भी सकते हैं, तो ड्राइंग कितनी निकालेंगे. इंटरेस्ट कैपिटल पर देना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना कितना है. क्या कैपिटल के अलावा लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल दिया जा सकता है. सैलरी, कमीशन, ये सब मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, इन सब बातों को आप लिख सकते हो. और अगर पार्टीज के बीच में कोई झगड़ा हो गया तो भैया फिर क्या होगा. और इसके अलावा अगर कोई एडमिशन होगा, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन होगा तो किस तरीके से हम सारा अकाउंटिंग का काम करेंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, ये सब बातें जो है डिटेल में लिख ली जाएंगी. तो ये जितनी मैंने आपको सारी बातें बताई, ये सारी की सारी बातें, ये वो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ही तो है जिसे आप पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे. तो जब पार्टनरशिप डीड के अंदर ये जो आप लिखना चाहते हैं, आपको पहले से सोच लेना पड़ता है कि हमें आपस में किन किन बातों का ध्यान रखना है. और पार्टनरशिप डीड में
राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, इसका जिक्र भी कर दिया जाता है कि पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटी क्या होंगी। और कोई भी चीज अगर नहीं लिखी हुई तो सीधा पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, सीधी सीधी बात है। तो पार्टनरशिप डीड जब भी आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो उसको ड्राफ्ट करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आइए सबसे पहले उसकी बात करें। तो मिस लूसी, वाइल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि इसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज तो है नहीं, ठीक है ना, कि आपको ऐसे ही लिखना है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, इवन वर्बल भी हो सकती है। सो पार्टनरशिप डीड मे बी इन राइटिंग और फॉर्म्ड वर्बली, यस, ऐसा भी पॉसिबल है। द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन, अगर वो होंगी तो पार्टनर्स के रिलेशन को बताएंगी, उसी डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो भैया बड़ी केयर के साथ बनाओ उसको, एक तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट ही है तो स्टैंपिंग कराओ एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899। पार्टनर्स के सबके साइन होंगे, ठीक है कि नहीं, उसमें सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। पार्टनरशिप की मूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इन राइटिंग, स्टैम्प्ड, रजिस्टर्ड एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का तो रजिस्ट्रेशन होता है, तो सारी की सारी बातों का आपको वहां पर ध्यान रखना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसी चीजों में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने ली उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन जब आप रजिस्टर कराते हो तो भैया फिर तो सब काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन सब बातों को वहां पर लिखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी किसकी है, कौन लेकर आया, फर्म के नाम की है, इकट्ठी प्रॉपर्टी है, और किन किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो है वो लिस्ट ये आपके सामने। पहला पॉइंट, पार्टनरशिप का नाम क्या है, उसमें जो पार्टनर्स हैं उनके नाम क्या है, फर्म कहां है भैया, उसका नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप कब स्टार्ट की गई, और अगर कोई ड्यूरेशन है तो बता दो, क्योंकि हमें मालूम है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी होती है, उसकी ड्यूरेशन भी होती है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, किस किसने कितनी कितनी कैपिटल लगाई वही बता दीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में अकाउंट्स में कैसे डील करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लोन वगैरह सब क्या होगा। उसके अलावा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स डिसोल्यूशन के केस में कैसे होगी। पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन वगैरह कैसे दी जाएंगी अगर होंगी तो, अगर कोई एक्सपल्शन हुआ तो उसके रूल, और इसके हिसाब से वो चाहें तो कोई भी जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो चाहे वो पॉइंट्स ऐड कर सकती है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है जी, ये तो बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ बातें रह गई हैं, मान लीजिए नहीं लिखेगा तो सीधा पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है, उसमें सब बातें लिखी हैं। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती हैं, ठीक है ना, पार्टनर्स के राइट्स क्या है, अगर आपको एडिशनल लिखना चाहते हैं तो लिखिए, पार्टनर्स के राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज, ये सब बातें वहां लिखी हैं। आप उनको भी मेंशन करना चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ होता है समाप्त। अब आप देख रहे हो कि हमने जितने भी सारे के सारे क्वेश्चंस किए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एक अच्छा पेपर बनाया है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर डिवीजन दिया है हर चीज का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, कंपनी है, लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, सारी बातों का ध्यान रखते हुए इन्होंने किया। लेकिन मुझे लगता है एलएलपी का एक और क्वेश्चन दिया जा सकता था, ठीक है ना। एलएलपी का क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने कम दिया है और एलएलपी का क्वेश्चन दिया जा सकता था। तो चलिए देख लेते अगला क्वेश्चन किसका है। अब लिखा क्या है, आइए देखें। लिखा है मिस्टर सनी सोल्ड हिज बिजनेस ऑफ कॉटन प्रोडक्शन to a cotton production company CPL Private Limited, in which he held all the shares. तो उसका एक अपना बिजनेस था, उसने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी में सारे शेयर उसी के हैं एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, वो शेयर उसकी वाइफ के पास है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। ही इज ऑल्सो द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, उसने कुछ लोन भी दिया हुआ है। लो भाई लो, आ गया केस। ये कंपनी का ही क्वेश्चन है, सबसे पहला ही केस मैंने कराया था, Salomon versus Salomon वाला। He also got the insurance of stock of cotton of CPL Private Limited, but in his own name.
अब देखो यहां पर आ गया बट नॉट इन कंपनीज नेम, वो भी चीज अप्लाई होगी। After 1 month, all the stock of cotton of CPL Private Limited were destroyed by fire. Mr. Sunny filed the claim for such loss with the insurance company. अब क्या इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा? माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा ही जबरदस्त खेल है ये, बहुत ही जबरदस्त काम है। हम ये बोलते हैं कि कंपनी और कंपनी के मालिक दोनों अलग अलग हैं, यही सैलमन ने बताया था। ली वर्सेस लेयर फार्मिंग में यही बात की गई, ठीक है कि नहीं? तो यहां पर क्या कॉम्पनसेशन इसे मिलना चाहिए कंपनी को? तो ध्यान रखिए, कंपनी और कंपनी के मेंबर पूरी तरह से अलग हैं। इसने इंश्योरेंस अपने नाम से ली है, नाम से लिए तो भैया वो तुम्हारी इंश्योरेंस है, कंपनी की नहीं है। तो कंपनी अगर क्लेम करेगी कि मेरा स्टॉक है तो भैया आपकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, आप सेपरेट लीगल एंटिटी के बेसिस पर अलग हो और ये बंदा अलग है, इसीलिए इसका एक भी पैसा नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट। तो सैलमन में भी ये बात हुई, मगोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस में ये बात हुई, ली वर्सेस एयर फार्मिंग में बात हुई, बहुत सारे मैंने आपको इसके अंदर करवाई थी बातें। तो डिसीजन जो भी सैलमन एंड सैलमन में हुआ, उसने भी ये बात बोली कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने मेंबर से पूरी तरह से अलग है। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। दूसरी बात, अ मेंबर और क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जिसने फर्म को कंपनी को लोन दिया हुआ है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। और इंश्योरेंस करवाते वक्त आपका खुद का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ मेंबर और क्रेडिटर डज नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो इंश्योरेंस के तो अपने ही रूल हैं ये, कि इंश्योरेंस वही करवाएगा जिसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, यानी उसकी ओनरशिप है। तो क्या प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी के मालिक उसके मेंबर बन जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो आपको ये समझाई थी बात कि हेड ऑफिस अगर मान लो रिलायंस का है तो मुकेश अंबानी वहां बैठ के ये नहीं बोल सकता कि मेरा हेड ऑफिस है। भाई तुम सबसे बड़े शेयर होल्डर जरूर हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, ये कंपनी की प्रॉपर्टी है। तो आप अगर कंपनी के मेंबर हो चाहे क्रेडिटर हो, कंपनी इज सेपरेट एंड यू आर सेपरेट। आप कंपनी की प्रॉपर्टी में अपनी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते। तो जब प्रॉपर्टी आपकी नहीं है तो फिर आप इंश्योरेंस कैसे करा सकते हो? तो इसका मतलब इंश्योरेंस जो है वो कंपनी के नाम से होनी चाहिए थी, इसीलिए एक भी पैसा नहीं मिलेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स, इट कैन बी सेड मिस्टर सनी एंड सीपीएल प्राइवेट लिमिटेड, they are separate entities. They are separate entities, and Mr. Sunny cannot have any insurable interest in the property of CPL Private Limited, neither as a member nor as a creditor. Hence, the insurance company is not liable to pay to Mr. Sunny for the claim of the stock by fire. तो अगर सनी भी क्लेम करता है जी ये तो मुझे तो दे दो, चलो कंपनी को नहीं दे रहे, भैया तुम्हें भी तब देंगे ना जब वो प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। तुमने तो बिगिनिंग से ही हमें बताया नहीं, तुम कह रहे हो प्रॉपर्टी मेरी है, एक्चुअली ये कंपनी की प्रॉपर्टी है। तो किसी और की प्रॉपर्टी में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैसे आ गया? नहीं जी नहीं, मैं तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं, मैं तो कंपनी का क्रेडिटर भी हूं, तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। अरे जाओ भैया जाओ, सैलमन एंड सैलमन कंपनी का केस पढ़ के आओ। कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी है, कंपनी सेपरेट एंटिटी है। आपकी प्रॉपर्टी और कंपनी की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, आपके राइट्स, आपके ऑब्लिगेशन, आपकी लायबिलिटी सब अलग हैं आपकी कंपनी से, इसीलिए एक भी पैसा नहीं मिलेगा। सो आप आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखें, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा पेपर बनाया था, काफी सारी चीजें थी, सिवाय एक चीज के केस में एलएलबी के क्वेश्चन और ऐड कर सकते थे एक दो, और फिर ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन जाता है। बाकी सारे क्वेश्चन जो दिए थे वो बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन एज इट इज दे सकता है, राइट। सेम क्वेश्चन एग्जाम के आपके आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन थे बहुत ही। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने ये सारा का सारा लॉ का काम किया, अगर आप इकोनॉमिक्स और बीसीके वगैरह के भी क्वेश्चंस इसी तरीके से करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आने वाले सेशंस में आपके लिए वो वाला पेपर भी लेकर आऊँगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन के लिए दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। आई होप कि जितने भी हमने सारे के सारे क्वेश्चंस किए ये आपको अच्छी तरह समझ में आया, और मैंने इस बात का ध्यान रखा कि जो क्वेश्चंस आप यहाँ करते चले जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं,
उसका पूरा टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूं, मैं एक्सप्लेन करते हुए चलाऊं, तो जो भी स्टूडेंट्स, मान लीजिए किसी को कोई प्रोविजन नहीं भी आता है, वो भी अगर इसे देखेंगे दोबारा से तो कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। एक एक शब्द की रीडिंग करा दी है मैंने, एक एक शब्द की एक्सप्लेनेशन दे दी है, पूरे के पूरे अच्छे तरह से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, राइट। सो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।